हेलो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था क्लास 12th का मैं वन शॉट वीडियो ले आई हूँ यूनिट 2 का बेसिक पैटर्न डेवलपमेंट में। आपका एग्जाम परसों ही है, बहुत कम टाइम बचा है। कोशिश करूंगी इस वीडियो में सारा का सारा बेसिक पैटर्न डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड बुक के क्वेश्चंस कवर कर लूं। प्लीज पूरी वीडियो ध्यान से सुनना और समझना, जिससे कि मेरे साथ ही आपको लर्न हो जाए। मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप कॉपी पेन लेके लिखें, बट ये है कि साथ में समझते भी जाएं। ठीक है, पहला ये कह रहा है द फंडामेंटल टेम्पलेट। यहाँ पे अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, मैंने लेफ्ट साइड पे बुक खोली हुई है क्योंकि कुछ डायग्राम्स या फिर आपको मैं बता दूंगी कि कौन सा ये जो क्वेश्चन है कौन से टॉपिक से बना है, तो आपका बुक कैसे कवर हो रही है ये भी आपको साथ में समझ में आता जाएगा। ठीक है, साथ में राइट साइड पे मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं, पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज हैं, जिनको हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब कवर होगा ये वीडियो में। ध्यान से आपको पूरा वीडियो ध्यान से सुनना और समझना है। The fundamental template drafted to exact body measurements without any seam allowance or detailed। एक आप टेम्पलेट बना रहे हो जिसमें आप कोई भी मेजरमेंट नहीं डाल रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक और स्लॉपर। अगर मैंने एक कपड़े पे सिंपल अपना एक बॉक्स बनाया है कि यहाँ पे मेरा एक फ्रंट पार्ट आएगा स्लीव का या फिर चेस्ट एरिया का आएगा, तो वो क्या होगा, ब्लॉक या स्लॉपर। पर पैटर्न क्या होता है, उसी ब्लॉक या स्लॉपर में एक डिब्बे में अगर मैं उसमें सीम अलाउंस डाल दूं, नॉचेस डाल दूं, डिटेलिंग डाल दूं, अगर उसी में मैं डिटेलिंग डाल दूं तो वो क्या बन जाएगा, मेरा पैटर्न बन जाएगा। तो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या कह रहा है, व्हेन सीम अलाउंस, डिजाइन लाइंस, स्टाइलिंग, डिटेल्स ये सब ऐड हो जाता है ब्लॉक के अंदर, प्लेन ब्लॉक के अंदर, तो वो या ब्लॉक और स्लॉपर एक ही बात है, उसमें अगर ऐड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, पैटर्न बन जाता है। तो क्या बन जाता है बच्चों, पैटर्न बन जाता है। ठीक है, द थ्री प्राइमरी मेथड्स ऑफ पैटर्न मेकिंग के बनाने के जो तीन मेथड्स होते हैं, पहला होता है ड्राफ्टिंग करना, दूसरा होता है फ्लैट पैटर्न और तीसरा होता है ड्रेपिंग। आपके कोर्स में दो, यहाँ पे देखो, आप देखोगे तो यहाँ पे आपके दो पैटर्न उन्होंने दे रखे हैं। क्या दो दे रखे हैं, पहला फ्लैट पैटर्न मेकिंग एंड दूसरा दे रखा है ड्रेपिंग मेथड। तो आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए कि आपको कैसे अपना गारमेंट का बनाना है। फ्लैट पैटर्न भी हो सकता है और आपका ड्रेपिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने फ्लैट पैटर्न ऑलरेडी लिखा है, तो आप ड्रेपिंग आपका आंसर होगा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा रूम एडेड टू अ गारमेंट बियॉन्ड एक्चुअल बॉडी मेजरमेंट। एक एक्स्ट्रा रूम का मतलब क्या है कि मैंने थोड़ा सा अमाउंट ऐड कर दिया है गारमेंट के अंदर, एक्चुअल बॉडी के अंदर, जिससे कि वो ज्यादा कंफर्टेबल और वो मूवमेंट दे, तो उसको क्या बोलते हैं, नोन एज डैश ईज। तो वो कौन सी ईज है, फिटिंग ईज है। अलग अलग टाइप की ईज होती है बेटा, डिजाइन ईज भी होती है, फिटिंग ईज भी होती है। ईज का मतलब क्या है, बहुत बार आता है व्हाट डू यू मीन बाय ईज। ईज का मतलब क्या है, विच अलाउज यू मूवमेंट एंड कंफर्ट। एक ऐसा, यू लूजन द गारमेंट टू अलाउ यू मूवमेंट। अगर मेरी बॉडी, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ये शोल्डर का एरिया 32 इंचेस है और मैं 32 इंचेस का ही टॉप पहन लूंगी तो मुझे टाइट फील होगा। तो मेरा जो टॉप है वो थोड़ा लूज है, तो वो उसको क्या बोलेंगे, वो जो मैंने लूजनेस दी है जिससे कि मूवमेंट हो, उसको बोलते हैं ईज। वो क्या होता है, ईज। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, फिटिंग ईज होगा अगर मैंने उसको एक्स्ट्रा एरिया दिया है। द डैश ईज इज एक्स्ट्रा फुलनेस एडेड प्योरली फॉर एस्थेटिक स्टाइलिंग। बहुत बार होता है कि कपड़े के अंदर बहुत ज्यादा ढील दे दी जाती है इंटेंशनली, जैसे कि हो सकता है ओवर साइज। अब मेरा शोल्डर 32 है, तो आइडियली थोड़ा सा ईज दोगे 1-1 इंच का तो 34, पर मैं पहन लू 38 इंचेस, क्यों इतना मैं लूज शर्ट पहन रही हूँ, बिकॉज ऑफ डिजाइन एस्थेटिक्स। जब आपको डिजाइन के लिए ढील देना होता है तो तब क्या बोलते हो आप, डिजाइन ईज। क्या बोलते हैं बच्चे, डिजाइन ईज। द हाइएस्ट और मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट ऑन द बस्ट ऑफ अ फ्रंट बॉडाइज ब्लॉक इज रेफर्ड टू एज दैट एपेक्स। हाईएस्ट पॉइंट जो आपका बस्ट एरिया का होता है, चेस्ट एरिया का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, तो वो जो हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, एपेक्स बोलते हैं, राइट। ठीक है, द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन ऑन अ पैटर्न पीस दैट मस्ट अलाइन विद द लेंथ वाइज थ्रेड ऑफ द फैब्रिक इज नोन एज ग्रेन लाइन। क्या बोल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि पैटर्न पीस के ऊपर ड्रॉ करी जाती है। ग्रेन लाइन बेसिकली क्या शो करी जाती है कि आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेच है फैब्रिक का वो किस डायरेक्शन में, कभी कभार लेंथ वाइज होता है, कभी कभार क्रॉस वाइज होता है, पर सबसे ज्यादा टाइम जो देखा जाता है
वो हमारा बायस ग्रेन लाइन में देखा जाता है जो 45 डिग्रीज पे होती है, राइट। पर मैं यहाँ पे वो पूछ रहा है कि स्ट्रेट लाइन जो आप पैटर्न के ऊपर ड्रॉ करते हो, जो कि वो क्या शो करती है कि इस फैब्रिक का ग्रेन किधर है, मतलब डायरेक्शन किधर है, ठीक है। तो वो आपका लेंथ वाइज थ्रेड के लिए ग्रेन लाइन कहलाएगा। द टाइटली वोवन फिनिश्ड फैक्ट्री एज ऑफ अ fabric that prevent it from unrailing is called as selvage। किसी भी कपड़े का, किसी भी थान का कपड़ा होता है, अगर आप देखोगे फैक्ट्री में वर्धमान हो गई, ट्राइडेंट हो गई, बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं, तो वहां पे क्या होता है, बड़े बड़े थान के कपड़े होते हैं। उन थान के कपड़ों का जो किनारा होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, सेल्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्वेज। जहां से उसके जो थान का कपड़ा बन रहा है उसके झूतरे तो नहीं निकले, फ्रिंजेस ना निकले। कोई भी कपड़ा होगा, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, कोई भी अगर रोल ऑफ फैब्रिक है तो साइड से उसके फ्रिंजेस निकलेंगे। अनरेलिंग का मतलब क्या है कि वो क्या है, उसका फिनिश्ड एज नहीं है, तो उसका फिनिश्ड एज देने के लिए क्या करेंगे हम, सेल्वेज। उसका क्या लेके आएंगे, सेल्वेज लेके आएंगे, ठीक है। Cutting fabric at exactly 45 degrees angle to the straight grain to achieve maximum stress and drape is on the cutting। maximum देखो, आपको पता है कि 3 आपकी ग्रेन लाइंस होती हैं, राइट। मतलब फैब्रिक का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में वीव किया जाए। ग्रेन लाइन का मतलब क्या है कि किस डायरेक्शन में आपका कपड़ा बुना हुआ है। कपड़ा धागों से बुना होता है, किस डायरेक्शन में बना है उसके 3 हो सकते हैं, या तो लेंथ वाइज, क्रॉस वाइज या बायस। मैक्सिमम स्ट्रेच किस में दिखता है, बायस में दिखता है, 45 डिग्रीज में। 45 डिग्रीज में हमें बायस में, जिसको हम ट्रू बायस बोलते हैं, उसमें हमें मैक्सिमम स्ट्रेच देखने को मिलता है। स्मॉल वी शेप क्लिप्स और मार्क्स ऑन द एजेस और पैटर्न used to perfectly align adjoining panels during sewing are called dash। तो स्मॉल वी शेप के क्लिप्स लगाए जाते हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊं। जैसे कि ये क्या है, ये एक नॉर्मल बॉर्डाइज स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको पैटर्न बनाया होता है, तो यहाँ पे आप देखो ये पैटर्न्स है। तो इस पैटर्न में जो छोटे छोटे आप यहाँ पे लगाते हो ना, ये ऐसे वी टाइप का स्ट्रक्चर लगाते हो, छोटा सा मार्किंग लगाते हो, वो आपके क्या होता है, नॉचेस होता है। वी शेप का जब आप पैटर्न के ऊपर ड्रॉ करते हो, जिससे कि ये पता लगता है कि कौन सा पार्ट कौन से जुड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इसको यहाँ पे देखो छोटा सा ये मार्किंग करी है और इधर भी करी है, जिससे कि ये पता लगा पाऊं कि ये दोनों स्लीव एक दूसरे से जुड़ेगी। तो ये कैसे पता चलती है, ये इस तरीके से पता चलती है कि जिससे कि क्या हो पाए, वी शेप में जुड़ी जाती है, जिससे कि एक प्रॉपर आपका पैनल तैयार हो। तो स्मॉल वी शेप क्लिप्स और मार्क्स ऑन द एजेस ऑफ द पैटर्न बनाए जाते हैं टू अलाइन एडजॉइनिंग पैनल ड्यूरिंग सुइंग। तो सुइंग के टाइम पे जो बने जाते हैं इसको बोलते हैं नॉचेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, नॉचेस। The technique of transferring volume from one location on a pattern to another without changing the 3D fit of the garment। मेरा कहने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आपने कपड़ा लेके आए पर आपको कहीं से उठा हुआ चाहिए। जैसे कि क्या करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लाउज का एरिया होता है, लाइक ऐसे फॉल करता है ना, ऐसे करके। तो वो जो एक पॉइंटेड एरिया है, वो आपको क्या है, वहां पे आपको डार्ट की शेप लेके आओगे तभी तो वो एक कोन की शेप बन के आएगी, 3D स्ट्रक्चर बन के आएगा। तो वो आप कैसे लेके आओगे, कैसे, जैसे कि आपको वॉल्यूम को ट्रांसफर करना है, कपड़े का एक हिस्से का वॉल्यूम ट्रांसफर करना है, पर उसकी 3D शेप खराब नहीं होनी चाहिए। तो कैसे होती है, डार्ट मैनिपुलेशन से। वहां पे आप क्या करते हो बेटा, डार्ट मैनिपुलेशन करते हो, जिससे एक 3D शेप अचीव हो सके, ठीक है। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। वाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैं कल भी लाइव आऊंगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है जैसे ही मैं लाइव आती हूँ। तो आप एटलीस्ट अगर सब्सक्राइब कर देते हो, इट्स गुड फॉर यू एंड इन फ्यूचर ऑल्सो, बिकॉज वंस योर कोर्स इज ओवर आई एम गोइंग टू पोस्ट अ लॉट ऑफ डिजाइनिंग रिलेटेड वीडियोज, जो कि जो बच्चे डिजाइन ओरिएंटेड हैं, जो आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग में, ग्राफिक्स में, NIFT और NID की तैयारी करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू पोस्ट फुल कोर्स फॉर देम। दैट इज माई नेक्स्ट टारगेट ऑफ वंस योर कोर्स इज डन, ठीक है। तो इसलिए डू सब्सक्राइब इट, इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल इन यू फॉर फ्यूचर। सो द स्लैश एंड डैश मेथड इन्वॉल्व फिजिकल कटिंग द पेपर पैटर्न एंड ओपनिंग इट टू क्रिएट अ न्यू डार्ट लोकेशन। क्या कह रहे हैं, स्लैश एंड स्प्रेड, ये तो पता ही है आपको। कभी कभार स्लैश एंड स्प्रेड की जगह पूरा ही फिल इन द ब्लैंक्स होगा, तो क्या करोगे, द स्लैश एंड स्प्रेड मेथड इन्वॉल्व फिजिकल कटिंग। स्लैश एंड स्प्रेड में क्या है, स्लैश का मतलब ये आपने स्लैश लगाया, कट कर दिया और उसके बाद उसकी न्यू डार्ट की लोकेशन बना दी, तो ये क्या हो गया, स्लैश एंड स्प्रेड मेथड। 13 क्या कह रहा है, द डैश मेथड ऑफ डार्ट मैनिपुलेशन इन्वॉल्व रोटेटिंग द पैटर्न पीस अराउंड अ पुश पिन।
जहां पे देखो डार्ट को घुमाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम स्लैश एंड स्प्रेड करें, एक पॉइंट पे एपेक्स के ऊपर हमने जैसे कट लगाया, कट लगा के यहाँ से सिल दें और उस पार्ट को कहीं और से जोड़ दें, तो ये डार्ट मैनिपुलेशन हो सकती है। या फिर हमारा क्या होता है, पाइवेट मेथड। पाइवेट मेथड में कोई कटिंग नहीं होती है, आप बस उस पैटर्न पीस को एक पिन पॉइंट पे, पुश पॉइंट पे उसको रोटेट करते हो, पर कट नहीं करते। ओरिजिनल ब्लॉक को कहीं पे कट नहीं करते, वो क्या होता है, पाइवेट। उसको वो मेथड क्या है, क्या कहते हैं, पाइवेट मेथड। पाइवेट में आप एक पॉइंट पे पाइवेट कर रहे हो, आपकी डार्ट जो आप कपड़े में उठाव लेके आना चाहते हो, वो कैसे उठा हुआ लेके आओगे, या तो उसको कट करके कहीं और से जोड़ दो तो 3D बन जाए, वो स्लैश मेथड है। या फिर एक पिन के ऊपर अपने फैब्रिक को कहीं रोटेट कर दो, वो क्या होता है, पाइवेट मेथड। 14th क्या कह रहा है, क्रिएटिंग अ 3D गारमेंट स्ट्रक्चर बाय पिनिंग एंड मॉडलिंग फैब्रिक डायरेक्टली ऑन टू ड्रेस फॉर्म, तो ये क्या कहते हैं, ड्रेपिंग मेथड। आपको पता है आपके पैटर्न बनाने का एक तरीका ड्रेपिंग है। ड्रेपिंग में आपके पास ड्रेस फॉर्म होता है, उसी के ऊपर आपने अपना गारमेंट चढ़ा दिया, तो क्या हो गया, ड्रेपिंग। द मोस्ट कॉमन इनएक्सपेंसिव अनब्लीच्ड कॉटन यूज्ड फॉर डिजाइनर फॉर टेस्ट फिटिंग एंड ड्रेपिंग। टेस्ट फिटिंग करने के लिए, ड्रेपिंग के लिए जो एक इनएक्सपेंसिव कपड़ा होता है वो होता है मसलिन। पहले आप सस्ता कपड़ा लेके आते हो, फिर उसको ही तो आप महंगे कपड़े के लिए यूज करते हो, तो मसलिन होगा। अ प्रोटोटाइप ऑफ अ गारमेंट sewn फ्रॉम चीप फैब्रिक। चीप फैब्रिक से आप क्या करते हो, आप टेस्ट करते हो, टू टेस्ट द फिट एंड प्रपोर्शन बिफोर कटिंग इनटू फाइनल। बिफोर फाइनल कपड़े से पहले आप एक सस्ते कपड़े पे पहले कटोगे ना। मान लो आपको कोई ले गया, सब्यसाची का कपड़ा ले आया कि इसको काट के साड़ी बना दो, तो भाई सीधा काट दोगे क्या कपड़ा, पहले क्या करोगे, पहले आप ये बोलोगे कि भाई हम पहले सस्ते कपड़े पे ट्राई करते हैं कि हमारी कटिंग परफेक्ट आई है कि नहीं, फिर हम महंगे कपड़े पे ट्राई करेंगे। तो एक्सपेंसिव फैब्रिक इज नोन एज टॉयल और टेस्ट फिट, तो इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट फिटिंग करना या फिर टॉयल फिटिंग करना। The mathematical process of proportionally increasing or decreasing master pattern to create a range of standardized size is called as grading. Grading का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि जितने भी आप मास प्रोडक्शन, जैसे पैंटलून हो गया, ठीक है, या फिर मैं लोकल शॉप्स देखूं या मैक्स देखूं, स्टैंडर्ड मैक्स देखूं, तो एक चीज भाई बहुत कॉमन देखने को मिलती है कि अगर मैं स्मॉल साइज देखूंगी, अगर मैं एस साइज देख रही हूँ मैक्स का या पैंटलून का, तो थोड़ा ही फर्क होगा, वैसे बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड साइज फॉलो करते हैं। तो ये करना बहुत जरूरी था, नहीं तो ऐसे तो ये होता है, एक दुकान पे स्मॉल लेने जा रहे हो, वो दे रहा है 50 इंच का स्मॉल, एक दुकान पे लेने जा रहे हो वो 10 इंच का स्मॉल दे रहा है, उसको क्या पता कितना स्मॉल या कितना बिग रखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा सेंटीमीटर इंच होता है, तो ये क्या है, स्टैंडर्डाइज है ना। इसी तरीके से ये स्टैंडर्ड बना दिया कि अगर हम मार्केट में कपड़ा बनाएंगे तो एस एम एल एक्सएल डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल यही साइजेस होंगे, राइट। तो ये क्या कह रहा है, इसको क्या कहते हैं कि हम एक साइज से अपने बाकी के साइज निकाल रहे हैं छोटा बड़ा करके, उसको हम बोलते हैं ग्रेडिंग। क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग। मॉडिफाइंग अ स्टैंडर्ड पैटर्न टू फिट इनटू अ सिंगल इंडिविजुअल स्पेसिफिक यूनिक बॉडी मेजरमेंट इज कॉल्ड एज ऑल्टरेशन। सिंपल सी बात है, मम्मी को आपने देखा होगा बहुत बार अपने कपड़े लेके जाती हैं कि ये हमारे भैया टेलर के पास लेके जाएंगे, थोड़ा सा ढीला हो रहा है तो इसको ऑल्टर कर दो, राइट। या फिर ये थोड़ा सा टाइट हो रहा है, इसको ऑल्टर कर दो। टाइट होगा तो क्या होगा, जो अंदर का जो फैब्रिक है, आपका मार्जिन है, वो उसको खोल देंगी और लूज हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, ऑल्टरेशन क्या होता है कि आपने एक स्टैंडर्ड पैटर्न को अपने एक सिंगल इंडिविजुअल के साइज का बनाया है। किसकी फिटिंग के साइज का बनाया है, एक इंडिविजुअल पर्सन की फिटिंग का, तो उसको बोलते हैं ऑल्टरेशन। अ सिंबल consisting of a bracket with arrows, ठीक है, pointing towards the edge indicates that the pattern piece must be placed on the dash of the fabric। तो पैटर्न कहाँ रखा जाना चाहिए, अगर एक एरो लगाते हो आप, तो एरो ये बेसिकली क्या शो करता है, ये वाले एरो की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली अगर एक एरो शो करता है, वो एरो बताता है फोल्ड ऑफ द फैब्रिक, कि उसका फोल्ड किधर की डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। The standard industry measurement of a seam allowance on vertical seam is used in inches. 1 inches बेसिकली ये कह रहा है सीम अलाउंसेस वर्टिकल साइड पे कितनी रखी जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, सो डोंट वरी। द डैश ग्रेन रन, ये आता है, द डैश ग्रेन रन्स परपेंडिकुलर टू द सेल्वेज। तो आपको पता है आपकी 3 ग्रेन होती है, एक लेंथ वाइज होती है, सेल्वेज क्या है, किनारा है फैब्रिक का, ये ध्यान रखना, सेल्वेज क्या है, किनारा है। उसके साथ साथ अगर आपकी ग्रेन सीधी जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, वो क्या होती है, लेंथ वाइज। अगर वो हॉरिजॉन्टल जा रही है तो सेल्वेज के क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई।
कपड़े के किनारे के परपेंडिकुलर हुई, तो ये क्या हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल क्रॉसवाइज। और तीसरी होती है आपकी बायस, जो कि आपकी 45 डिग्रीज पे होती है, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर टू द सेल्वेज बोल रहा है, तो आंसर क्या होगा, क्रॉसवाइज ग्रेन। अ स्पाइक्ड और सेरेटेड टूल used alongside dressmaker carbon paper to transfer patterns making directly onto fabric is called as tracing wheel। ट्रेसिंग व्हील क्या होता है, एक स्पाइक्ड सेरेटेड टूल, स्पाइक मतलब छोटे 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 उस व्हील पे कांटे लगे होते हैं, जो कि क्या करता है, कार्बन पेपर से पैटर्न को लेके आता है फैब्रिक के ऊपर। तो ये क्या काम करता है, ट्रेसिंग व्हील। कौन सा टूल काम करता है, ट्रेसिंग व्हील। टू 23rd क्वेश्चन देखो, टू ड्रॉ स्मूथ, अगर हमें स्मूथली ड्रॉ करना है, हाईली एक्यूरेट कर्व्स देने हैं आर्म होल पर, नेक लाइन पर, क्रॉच पे, ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग अ डैश कर्व टूल इज यूज्ड। कौन सा कर्व टूल यूज होता है, फ्रेंच कर्व टूल। कौन सा यूज होता है, फ्रेंच कर्व टूल। द वाइटल प्रोसेस ऑफ चेकिंग एंड करेक्टिंग एड जॉइनिंग seam length to ensure they match perfectly before finalizing a pattern is called as truing। ये बहुत बार आ जाता है कि ट्रूइंग क्या होता है। ट्रूइंग का मतलब क्या है, एक प्रोसेस है जहां पे आप चेक करते हो कि सारी की सारी एडजॉइनिंग सीम लेंथ इंश्योर कर रही है कि ये फाइनल पैटर्न सही से बनेगा या नहीं बनेगा। तो वो क्या करता है, ट्रूइंग है। ट्रूइंग इज बेसिकली जस्ट चेकिंग एंड करेक्टिंग ऑल द स्टिच लाइन लेंथ्स ensuring that they match perfectly before। बेसिकली वो आप पैटर्न को जब आप एक साथ देखते हो कि हाँ ये इसके साथ सिला जाएगा, इसकी सीम इसके साथ, इसकी सीम इसके साथ, उस प्रोसेस को हम ट्रूइंग बोलते हैं, ठीक है। फिटिंग अ बेसिक ब्लॉक क्लोजर टू द बॉडी देन अ स्टैंडर्ड फिट ऑफन नेसेसरी कॉर्सेट। कॉर्सेट वगैरह में आपने देखा होगा बस्टियर या स्ट्रैपलेस ड्रेसेस में, जहां पे जो आपका पैटर्न होता है वो आपकी बॉडी के साथ बहुत ज्यादा फिटेड होता है, चिपका हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टोरिंग। क्या होता है, कॉन्टोरिंग होता है। कॉन्टोरिंग का मतलब होता है, कॉन्टोरिंग का मतलब क्या होता है, जहां पे आपके जो बॉडी का जो बॉडाइस है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी का, जो आपका पैटर्न है, उसको आपकी बॉडी के साथ थोड़ा सा शेप में लेके आ रहे हो, तो वो क्या होता है, कॉर्सेट होता है। प्री मेड स्टैंडर्ड पैटर्न सोल्ड इन पैकेट्स विद स्टेप बाय स्टेप सुइंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम होम सुइयर्स आर कॉल्ड एज कमर्शियल पैटर्न। कमर्शियल पैटर्न्स जो होते हैं, जो बने बनाए पैटर्न मिलते हैं, आप उनसे डायरेक्ट खरीद लो, जो कि घर में वो बना के रखते हैं, उनसे खरीद के अपना काम आप चालू कर दो कटिंग करने का, तो वो क्या होता है, कमर्शियल होता है। वो क्या बोलते हैं, कमर्शियल। द इनर्शियल ड्राफ्ट ऑफ अ पैटर्न that still contains all the construction lines, tape and slashed area is known as working pattern। एक इनिशियल ड्राफ्ट है पैटर्न का, जिसमें सारी कंस्ट्रक्शन लाइन है, टेप्स हैं और स्लैशेस लगे हुए हैं, तो वो क्या है, वर्किंग पैटर्न है। ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये मैंने बोला ना कि इसमें सारे क्वेश्चंस कवर करे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। एक पैटर्न है जो कि आपने पहले बनाया है, उस पर आप अभी काम नहीं कर रहे हो, बट आप उस पर वर्क करोगे तो वर्किंग पैटर्न है, ठीक है। बस हमारे थोड़े बस ये 30 तक ही हैं आपके जो बेसिकली बुक के सारे क्वेश्चन है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। द फाइनल क्लीन एंड परफेक्टली ट्रेस्ड कॉपी ऑफ अ पैटर्न दैट इंक्लूड्स ऑल द मैन्युफैक्चरिंग सिंबल एंड सीम अलाइन इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन पैटर्न। एक प्रोडक्शन पैटर्न क्या होता है, आपका फाइनल पैटर्न होता है। फाइनल पैटर्न मतलब अब ये सीधा प्रोडक्शन में जाएगा, ये पैटर्न बिल्कुल वो हो गया, प्रॉपरली अप्रूव हो गया है, अब हम इसको प्रोडक्शन मतलब 4000 पीस में सेम पैटर्न कट हो जाएगा, क्योंकि अब वो एक पैटर्न है जो अब बिल्कुल परफेक्ट बन गया, स्टैंडर्ड साइज का बन गया, जिसमें सीम अलाउंस वगैरह सब कुछ डली है, सिंबल वगैरह। टू प्रिवेंट अ डार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग एन अनसाइटली बम्प। बम्प क्या होता है, बेसिकली बम्प क्या होता है, यहाँ पे जब हम डार्ट लगा रहे होते हैं ना, तो बबल्स या बम्प आ जाते हैं ऑन टू दी फिनिश्ड गारमेंट। इट मे बी स्टिच टू अ फाइन पॉइंट एंड डैश करेक्टली विद एन आयरन। तो या तो अगर ये बम्प आ जाता है कभी भी डार्ट के टाइम, आप डार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, डार्ट मैनिपुलेशन के टाइम कभी भी बम्प या बबल आता है, तो या तो उसको स्विच वो कर दो, स्टिच कर दो, या फिर आप क्या करोगे, उस पर आयरन मार दोगे, प्रेस कर दोगे आयरन से। 30th क्वेश्चन है, इन मॉडर्न मास मैन्युफैक्चरिंग द डैश पैटर्न method is most widely used because it is the fastest and most mathematical convenient। तो दो ही आपके पास, ड्रेपिंग है और एक आपका फ्लैट है, पर सबसे एक्यूरेट और फास्टेस्ट कौन सा होता है, मैथमेटिकली भी बोला है। फास्टेस्ट तो ड्रेपिंग एक बार को हो जाएगा, पर एक्यूरेट और जो कि न्यू स्टाइल्स डेवलप करता है, वो क्या होता है, फ्लैट पैटर्न। फ्लैट पैटर्न जब आप ड्रॉ करके करते हो, तो आप वो हर बार सही लेके आओगे और एक्यूरेट करोगे, क्योंकि ड्रेपिंग हाथ से होती है, एक बार वैसा ड्रेप होगा, जरूरी नहीं है हर बार। अगर मैं 100 लड़कियों की, मान लो मैंने 5 लड़कियों की साड़ी टाई करने की कोशिश करी, तो क्या सबकी सेम होगी, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ही, हाथ का फर्क हो जाता है।
बट अगर मैं एक स्टैंडर्ड पैटर्न बनाऊंगी एक पर्टिकुलर टॉप का या किसी के जीन्स का, तो सबका सेम बनेगा क्योंकि मैंने उसका पैटर्न पेपर पे कट कर लिया है। तो फ्लैट पैटर्न क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और ये क्वेश्चंस हैं, ये जो कुछ और क्वेश्चंस हैं ये भी आपके PYQs हैं, तो इनको देख लेते हैं। अ पैटर्न कैन बी कट बाय डैश एंड डैश मेथड, ड्रेपिंग एंड फ्लैट पैटर्न। पैटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ गारमेंट। एक गारमेंट का क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। द ऑथर ऑफ द बुक मॉडर्न साइजिंग एंड पैटर्न मेकिंग फॉर वुमेन चिल्ड्रन गारमेंट, किसने ये बुक बनाई है मॉडर्न साइजिंग? फिलिप क्यूनिक। फिलिप क्यूनिक ने ये बुक बनाई है मॉडर्न साइजिंग एंड पैटर्न मेकिंग। The dart is a triangular wedge that gives dash to a flat piece of fabric. तो एक डार्ट क्या होता है, एक 3D एज देता है। क्या कहता है, 3D सरफेस देता है एक फ्लैट फैब्रिक को। वेस्ट डार्ट इज डैश अवे फ्रॉम द बस्ट एंड साइड सीम डार्ट। तो एक जो वेस्ट की डार्ट होती है, अगर मुझे कमर पे डार्ट बनानी है तो वो हाफ एन इंच अलग होगी, हाफ इंच होगी। पर जो साइड की डार्ट होती है वो आपको 1 इंच छोड़ के बनानी चाहिए। तो वो जो वेस्ट की होती है वो हाफ इंच और साइड की होती है 1 इंच। बैलेंस रेफर टू द डैश एंड हैंग इन अ गारमेंट। तो बैलेंस रेफर टू प्रपोर्शन। बैलेंस का मतलब क्या है, आपको पूरा प्रपोर्शन देखना पड़ता है गारमेंट के अंदर। मसलिन इज यूज टू टेस्ट फिट अ पैटर्न, टेस्टिंग के लिए यूज होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉयल, और इसको क्या बोलते हैं, टॉयल भी बोलते हैं, क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए यूज होता है फैब्रिक। पैटर्न इज प्लेस्ड लेंथ वाइज ऑन द ग्रेन ऑफ द फैब्रिक, है ना। आपको पता है कि जो ग्रेन क्या होता है, कि किस डायरेक्शन में आपका फैब्रिक बुना है, उसी डायरेक्शन में आपको लेंथ वाइज रखना होता है पैटर्न। ये थोड़ी आपने आपने अपना कपड़ा रखा, उसके जो ग्रेन की डायरेक्शन जा रही है उसी डायरेक्शन में योर पैटर्न जो है वो आपका फैब्रिक की ग्रेन की ही डायरेक्शन में रखा जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फैब्रिक अगर लंबाई में बुना हुआ है, वीविंग उसकी लेंथ वाइज हुई है, उसी के ऊपर आप अपना पैटर्न रखेंगे, राइट। Dash is a term given to a basic set of pattern pieces used to make pattern on any style. तो अगर basic set of pattern pieces को slopper बोलते हैं। Basic set pattern से भी जो basic है वो क्या होता है, slopper, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, block। ठीक है। Draping method is the dash pattern making method regarded as the creative approach. क्या creative approach होती है, oldest रोमन ग्रीक्स के टाइम से जो सबसे ज्यादा चलता है वो कौन सा है, ड्रेपिंग मेथड है, ओल्डेस्ट। Dash is the line that divides the front body into two parts. Center front line. CF जो आप center front लिखते हो, यहाँ पे भी लिखा है देखो CF, ये सेंटर बैक को CB लिखता है, सेंटर फ्रंट को CF लिखता है। तो ये क्या है आपका, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एंकल शुड बी मेजर्ड अराउंड द डैश बोन, एंकल बोन, ठीक है। बस ये कुछ क्वेश्चंस हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के और बचे हैं, फिर हम 1 मार्कर क्वेश्चन में आएंगे, तो जल्दी से इसको कवर कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको साथ साथ समझाती भी जा रही हूँ, जिससे आगे के क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं आएगी, जल्दी कवर कर लेंगे। करेक्ट स्लीव लेंथ इज टेकन बाय मेजरिंग ओवर अ डैश एल्बो। कौन सी, अगर हमें एल्बो को बेंड करके लिया जाता है, करेक्ट स्लीव लेंथ। बॉर्डर लेंथ इज मेजर्ड बाय मेजरिंग फ्रॉम नेक पॉइंट टू एपेक्स एंड वेस्ट बाय प्लेसिंग अ हैंड अंडर बस्ट। तो बस्ट के नीचे आप अपना हैंड रख के आप ये कैलकुलेट करते हो कि नेक से लेके एपेक्स तक का एरिया और वेस्ट बाय एंड वेस्ट और वेस्ट तक का कैलकुलेट करते हो। क्रॉच डेप्थ ऑन अ बॉडी इज मेजर्ड बाय मेकिंग द पर्सन सिट ऑन द फ्लैट सरफेस एंड इट इज मेजर्ड फ्रॉम डैश टू अ सरफेस, वेस्ट लाइन। क्रॉच, जो आपका क्रॉच एरिया है वो आप मेजर करते हो वेस्ट से, ठीक है। एपेक्स क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट है। एपेक्स को मेजर करने का क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम बोर्ड में कि एपेक्स को कैसे मेजर करना है। तो एपेक्स का बहुत सिंपल तरीका होता है, शोल्डर से लेके नेक तक का चेक करना पड़ता है। तो एपेक्स इज मेजर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं, एपेक्स इज मेजर्ड बाय टेकिंग द मेजरमेंट शोल्डर से लेके आपका क्या होता है, शोल्डर, हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट, नेक पॉइंट टू द एपेक्स पॉइंट, जो आपका बस्ट पॉइंट है वहां तक आपको चेक करना पड़ता है, शोल्डर टू द बस्ट पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन द एपेक्स एंड सेंटर फ्रंट, एपेक्स और सेंटर फ्रंट का जो डिस्टेंस होता है इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन हाफ, ठीक है। सेंटर फ्रंट से लेके एपेक्स तक का डिस्टेंस जो होता है वो आप हाफ में डिवाइड करके निकाल सकते हो। शोल्डर ब्लेड लेवल इज मेजर्ड एट 1/4 ऑफ सेंटर बैक, ठीक है। तो जो शोल्डर ब्लेड होता है वो कह रहा है कि वो 1/4 है सेंटर बैक का। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जैसे एपेक्स कैसे मेजर करते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है, पैटर्न के जो तरीके हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज साइजिंग के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है।
जैसे स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स आर डैश इन साइज चार्ट। एवरेज, जो आपके स्टैंडर्ड मेजरमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एवरेज होते हैं, जो कि सारे साइजेस का एवरेज निकाला होता है। कंट्री दैट हैज द मोस्ट इलेबोरेट साइजिंग सिस्टम इज यूएसए। इस टाइप के कभी कभार क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड साइजिंग है, तो वो होती है यूएसए। साइजिंग सिस्टम्स आर डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट और डैश ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ कंट्री। तो जो साइजिंग का सिस्टम होता है ये डेवलप करती है गवर्नमेंट और स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बाय अ कंट्री, ठीक है। The standard sizes for the country are established by measuring a large cross section of the population। देखो स्टैंडर्ड साइजेस उन्होंने बोला एस एम एल एक्सएल, तो ये सब क्या है, एस एम एल एक्सएल क्या है, लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर क्या होता है, कैलकुलेट किया जाता है। इन यूके साइजिंग सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डैश स्टैंडर्ड ऑफ क्लोथिंग इंडस्ट्री। किसने, ब्रिटिश ने। यूके में किसने करा है भाई, यूके में ब्रिटिशर्स ने स्टैंडर्ड साइजिंग निकाली थी, ठीक है। All garment manufacturers in UK market adhere to BS 3666। पता नहीं है इनके मैन्युफैक्चरर्स का ये है कि ये इसको फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड साइज को, ठीक है। द साइज इज सफिक्स्ड विद एस। तो टी, एस का मतलब होता है स्मॉल, तो टी का मतलब क्या होता है, टॉल फॉर अ पर्सन। Country have dash size and standard, different sizes and standard. Two women with equal hip girth can have difference of dash in their bust measurement. Yes, 12 inches। तो ये क्या बता रहा है कि जरूरी नहीं है कि आपके हिप गर्थ से पता चलेगा कि बस्ट मेजरमेंट कितनी है, वो आपकी डिफरेंट हो सकती है। जर्नल साइजिंग सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन द बस्ट मेजरमेंट फॉर वुमेन। तो ये कभी कभार पूछ लेता है क्वेश्चन 1 मार्कर में कि वुमेन का जब हमें मेजरमेंट्स निकालने हैं, जो वुमेन की साइजिंग निकाली है एस एम एल एक्सएल, किस बेसिस पे निकाली है, बस्ट एरिया पे निकाली है, ठीक है। ये आपको, आई होप बच्चों अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने इसमें सारे पार्ट्स कवर कर लिए हैं और कोई जो आपको डाउट्स था वो भी अभी कवर कर लिए हैं। अभी मैंने अभी लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह बहुत कुछ बचा हुआ है, तो अभी बने रहो पूरी वीडियो में। मुझे पता है थोड़ी लंबी है बट हमारे पास टाइम कम है, तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन अ सीम इन अ गारमेंट कंस्ट्रक्शन। 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है कि सीम क्या होता है। A seam is the line where two or more layer of fabric are stitched। जहाँ पे दो कपड़े एक दूसरे से सिले जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, सीम बोलते हैं, है ना। जो आपकी सिलाई की लाइन है उसे बेसिकली सीम बोलते हैं। विच इज द मोस्ट बेसिक एंड कॉमनली यूज सीम इन अपैरल। कौन सी ऐसी स्टिच लाइन है जो कि अपैरल में बहुत कॉमनली देखी जाती है, वो क्या होती है आपकी, प्लेन सीम होती है। जो सिंपल सिलाई लगाई जाती है वो आपकी जो प्लेन सीम होती है वो अपैरल में बहुत ज्यादा देखी जाती है। व्हाट इज सीम अलाउंस। सीम तो पता चल गया ना, सीम वो है जहां पे एक ऐसी लाइन जहां पे दो फैब्रिक को स्टिच किया है। सीम अलाउंस का मतलब होता है द एरिया ऑफ फैब्रिक बिटवीन स्टिचिंग लाइन एंड द रॉ एजेस ऑफ द फैब्रिक। जो आपका कपड़े का किनारा है उसके अंदर कौन सा एरिया में स्टिच हो रहा है वो क्या होती है, आपकी सीम अलाउंस होती है। नेम द सीम दैट इज एनक्लोज्ड विद इन इटसेल्फ। ऐसी सीम भी होती है जहां पे आप उसको फोल्ड करके फिर सिलाई लगाते हो। मतलब आप सिलाई करने के लिए आप बोलोगे मुझे दो कपड़े चाहिए, मैं दो कपड़ों को जोड़ूंगी, किनारे से तो बिल्कुल जोड़ नहीं सकती, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ूंगी, उसी को सीम अलाउंस बोलते हैं और सिलाई लगा दूंगी। बट ऐसी सीम बताओ जहां पे मैंने एक कपड़ा लिया, मान लो ये एक फैब्रिक है, यही एक फैब्रिक है, अब मुझे इस फैब्रिक को सिलना है, तो इस फैब्रिक को सिलने के लिए मैं इसी, इसका जो किनारा है उसको सिलना है, तो मैं इसको फोल्ड करूंगी, फोल्ड करके यही सीम लगा दूंगी। तो जहां पे मैं दो कपड़ों का यूज नहीं कर रही, एक फैब्रिक इटसेल्फ में एनक्लोज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंच सीम। क्या बोलते हैं, फ्रेंच सीम। व्हाट डिफाइन डार्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस इन द गारमेंट। डार्ट का मतलब क्या होता है, अ वेज शेप फोल्ड ऑफ अ फैब्रिक, जहां पे एक फैब्रिक 3D कर्व लेके आ रहा है, बॉडी को 2D से 3D बना रहा है। आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन सिंगल पॉइंटेड डार्ट एंड डबल पॉइंटेड डार्ट। अ सिंगल पॉइंटेड डार्ट टेपर्स एट वन एंड while a double pointed dart tapers at both end। तो क्या होता है, एक सिंगल एंडेड डार्ट होती है तो वो टेपर लेके आता है, सिंगल पॉइंटेड डार्ट होती है तो वो उठाव लेके आता है एक साइड पे। बट वहां पे अगर डबल पॉइंटेड डार्ट होती है, टेपर एट बोथ एंड्स, तो दोनों एंड्स पे क्या होता है, टेपर्ड हो जाता है, ठीक है। यूज इन सेंटर ऑफ द गारमेंट लाइक अ ड्रेस वेस्ट लाइन। तो जैसे ड्रेस की वेस्ट लाइन होती है, दोनों तरफ वहां पे क्या होती है, डार्ट लगी होती है, ठीक है। What is the standard seam allowance usually kept for a plain seam। अगर मुझे एक सिंपल सिलाई लगानी है, अगर मुझे दो कपड़ों को जोड़ना है, थोड़ी सी जगह छोड़ूंगी और सिलाई लगाऊंगी, तो एक स्टैंडर्ड सीम अलाउंस कितनी होती है, 5/8 इंचेस। कितनी होती है, 5/8 इंचेस, जिसको हम 1.5 सेंटीमीटर बोलते हैं।
तो बहुत ही स्टैंडर्ड सीम अलाउंस है कि दो कपड़ों को जोड़ने के लिए आप 1.5 सेंटीमीटर छोड़ के सिलाई लगा सकते हो। डिफाइन गैदर, गैदर क्या होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ फैब्रिक मैनिपुलेशन। गैदर्स आपने देखे होंगे, रफल की तरह होते हैं। दे आर स्मॉल irregular folds created by drawing fabric one line of stitching to reduce its length and create fullness। तो क्या ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, पर गैदर का मतलब क्या है कि आपके पास एक कपड़ा है, आपने उसमें एक सिलाई लगाया और खींच दिया, तो क्या हो गया, बहुत सारे कपड़ों में क्या हो गया, सिल्वर बेसिकली फोल्ड्स आ गए। आपने क्या करा, एक सुई के धागे को नीचे से और ऊपर से निकाल दिया और रबड़ बैंड की तरह उसको ऐसे खींच दिया, तो वो गैदर बन गया, है ना। तो गैदर क्या हो गया कि बहुत सारे फोल्ड ले आया सिर्फ एक स्टिच की लाइन से और फूलापन ले आया, क्रिएट फुलनेस, ठीक है। व्हाट इज अ प्लैकेट, प्लैकेट क्या होता है, एक फिनिश्ड ओपनिंग इन अ गारमेंट दैट अलाउज टू बी पुट ऑन एंड टेकन ऑफ इजीली। प्लैकेट मतलब ये, इसमें तो प्लैकेट है नहीं, बट अगर शर्ट होती है तो जो उसका बीच का एरिया होता है वो क्या होता है, प्लैकेट। जो बेसिकली क्या होता है, प्लैकेट किस में मदद करता है, एक फिनिश्ड ओपनिंग है गारमेंट की जो अलाउ करता है कि आप गारमेंट को इजीली पहन सको और उतार सको। अगर बटन्स के लिए भी तो यूज होता है ना, प्लैकेट पे ही तो बटन्स टिकते हैं। नेम टू टाइप्स ऑफ कॉमन फास्टनर यूज इन गारमेंट। गारमेंट के अंदर कॉमन फास्टनर कौन से है, मतलब कि गारमेंट को बंद करने के लिए बटन, बटन तो बहुत गारमेंट होते हैं, बहुत गारमेंट्स, बहुत कपड़ों में देखा है आपने, बटन लगा के बंद कर दो। या जिपर, जिपर होता है जैकेट्स में, कोट्स में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फेसिंग ऑन नेक लाइन। नेक लाइन के अंदर क्या होता है, नेक लाइन को जितने भी आपने कॉलर देखे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, फेसिंग लगी होती है। नेक लाइन के भी अंदर जैसे इसका गला है, तो जो ये वाला पार्ट है इसका थोड़ा मोटा है, मेरे जो टॉप का है, ये जो नेक लाइन पे क्यों मोटा है ये, जिससे कि ये इसको सपोर्ट दे सके। तो इसके अंदर एक फेसिंग लगी होती है, हल्का सा पतला सा बकरम लगा होता है, पतला सा पेपर टाइप स्ट्रक्चर लगा होता है, या फिर कोई और पेपर फैब्रिक लगा होता है जो कि इसको सपोर्ट देता है, ठीक है, इनसाइड द गारमेंट। हाउ डस अ बायस बाइंडिंग डिफर फ्रॉम बायस फेसिंग, ठीक है। एक बायस बाइंडिंग बायस फेसिंग से कैसे डिफरेंट होती है। बायस रैप अराउंड द एज एंड रिमेन विजिबल ऑन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। मतलब क्या है, जैसे अगर मुझे इसके गले को बंद करना है तो मैं क्या करूंगी, बायस की एक बाइंडिंग लगा दूंगी, जिससे कि मुझे बायस दिखाई भी देगी, अंदर भी दिखाई दे रही है और बाहर भी दिखाई दे रही है, मैंने एक पट्टी काट के लगाई है, उसे बायस बाइंडिंग बोल रहे हैं। बायस फेसिंग क्या होती है, इज टर्न कंप्लीटली इनटू द इनसाइड ऑफ द गारमेंट एंड इट्स इनविजिबल टू द आउटसाइड। जैसे ये इसके जो ये एज है, ये आप लोगों को बाहर भी दिख रहा है और अंदर से भी दिखाई देगा, राइट। बट अगर मैं फेसिंग लगाती है, वो सिर्फ अंदर अंदर मजबूती देता, बाहर दिखाई देता ही नहीं, ठीक है। ये डिफरेंस होता है फेसिंग में, बायस फेसिंग और बाइंडिंग में। गिव वन की डिफरेंस बिटवीन टक एंड प्लीट। प्लीट्स क्या होता है, जब आप कपड़े को फोल्ड करते हो, फिर आपने सिलाई लगा दी, फोल्ड कर दिया, सिलाई लगा दी। टक्स क्या होते हैं, अ टक्स इज स्टिच डाउन अलोंग इट्स एंटायर लेंथ और अ पोर्शन, वेयर एज अ प्लीट इज फोल्डेड। टक्स में क्या कर रहे हो, आप बस सीधा सिलाई लगाते जा रहे हो थोड़ी थोड़ी दूरी पे, पर वहां पे प्लीट्स में आप फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगा रहे हो। What is blind hem primarily used for? Blind hem किस लिए यूज होती है, इट्स अ इनविजिबल हेमिंग। ये क्या है, इनविजिबल हेमिंग है। मतलब कि नीचे जिसी भी कपड़े का एंड होता है उस जगह पे एक ब्लाइंड हेम, एक सिलाई लगाती जाती है, जिससे कि उसके जो रॉ एजेस हैं वो बाहर ना निकले, अनफिनिश्ड रॉ एजेस बाहर ना निकले, सो दैट नो स्टिचेस आर विजिबल ऑन द राइट साइड ऑफ द फैब्रिक। क्या कह रहा है, इट इज यूज फॉर इनविजिबल हेमिंग, मतलब आप एक कपड़े में ऐसी सिलाई लगा दो जो किसी को दिखाई ना दे और आपकी कोई भी स्टिचिंग के निशान ना दिखाई दे, उसको कहते हैं ब्लाइंड हेम, जो कि ना दिखाई दे। विच सीम फिनिश इज मोस्ट सुटेबल फॉर फैब्रिक दैट आर वेरी हेवीली लाइक वोवन, कॉटन और लिनन। कौन सी हमें सिलाई लगानी चाहिए अगर हमारा कपड़ा बहुत मोटा है। कपड़ा अगर मोटा होगा तो कौन सी सिलाई लगाएंगे, ओवरलॉक लगाएंगे या जिगजैग सीम लगाते हैं, ठीक है। तो अगर कपड़ा मोटा है, अगर सिंपल है तो फिर प्लेन सीम, ठीक है। बट ऐसी कौन सी सीम लगाएंगे, कपड़ा मोटा है तो ओवरलॉक लगाते हैं, जहां पे कपड़े को क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके वो सिलते हैं, मशीन, ओवरलॉक की मशीन ऐसे ऐसे करके कपड़े के जो बाहर के जूतरे निकल रहे होते हैं उसको बंद कर देती है। नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट सीम कॉमनली यूज्ड इन डेनिम जीन्स कंस्ट्रक्शन। द फ्लैट फेल सीम। डेनिम में, डेनिम का कपड़ा जो जीन्स का कपड़ा होता है बहुत मोटा होता है, तो उसको सिलने के लिए हमें कौन सी सीम चाहिए, कौन सी सिलाई करनी चाहिए, फ्लैट फेल सीम। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस बाउंड प्लैकेट। जो आपका यहाँ का प्लैकेट होता है, शर्ट का जो प्लैकेट होता है कॉन्टिन्यूस होता है, तो ये प्लैकेट, ये कॉन्टिन्यूस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये एक ही पट्टा है, इस एक पट्टा ही है, ये एक रेक्टेंगुलर पट्टा होता है और इसको फोल्ड करके बटन से बांध दिया जाता है, बटन से बंद कर दिया तो एक ही तो बैंड हुआ, तो क्या बोलेंगे,
कॉन्टिन्यूअस बाउंड प्लैकेट, मोस्ट कॉमनली इसको स्लीव और कफ, ये जो कफ होता है आगे का, यहाँ देखने को मिलता है। एक ही पट्टा है, एक ही पट्टे के एक तरफ काज है बटन होल और एक तरफ बटन है, उसको बंद कर दिया तो सिंपल क्या हो गया, स्लीव बन गया ना। ट्रू और फॉल्स, नाइफ प्लीट्स fold of a fabric that all face in the direction, true। तो जो नाइफ प्लीट्स होती हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वो एक ही डायरेक्शन में फॉल करती हैं। इन विच स्पेसिफिक गारमेंट एरियाज आर हुक एंड आई क्लोजर्स मोस्ट प्रेफर्ड ओवर बटन्स। अच्छा, अलग अलग टाइप के क्लोजर्स होते हैं, अगर हमें कपड़े को बंद करना है तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं। बटन से भी बंद हो सकता है, राइट, वेलक्रो से भी हो सकता है जो चेपी होती है, बैग्स वगैरह में लगती है, ठीक है, जिपर से भी हो सकता है। तो इसी तरीके से एक होता है हुक एंड आई, जो आपने देखा होगा ब्लाउज में लगा होता है, ठीक है। तो इन मोस्ट एरियाज ऑफ हाई टेंशन, जहां पे बहुत कपड़ा खिंच रहा है, या फिर मैं बोलूंगी ब्राज में भी क्या होता है, वो हुक लगे होते हैं, उसको बोलते हैं हुक एंड आई। वो हुक्स क्यों लगे होते हैं, जहां पे ज्यादा जोर पड़ रहा है, स्ट्रेच मिल रहा है, टेंशन लग रही है, उन एरियाज में आप हुक एंड आई को लगाते हो। डिफाइन ईजिंग इन गारमेंट कंस्ट्रक्शन, गारमेंट कंस्ट्रक्शन में ईजिंग क्या होती है, ईजिंग वही होती है कर्व्ड एज, जहाँ की आपको कंफर्ट दे, वो बोलते हैं हम ईज बोलते हैं उसको, ठीक है। अब हम सेक्शन 2 करने वाले हैं, जो कि आपके 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं। अब करने वाले हैं बच्चों सेक्शन बी। सेक्शन बी में थोड़े 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन अ ड्राफ्ट एंड अ पैटर्न। तो ड्राफ्ट क्या होता है, एक इनिशियल मैथमेटिकल ड्राइंग है जिसमें कोई भी मेजरमेंट नहीं है। पैटर्न के अंदर क्या होता है, आपका सारे के सारे सीम अलाउंस, नॉचेस, ग्रेन लाइन, ये सब कुछ आप अपने पैटर्न में डालते हो। ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फ्लैट पैटर्न मेकिंग एंड ड्रेपिंग। तो फ्लैट पैटर्न मेकिंग, आप पेपर पे अपना पूरा का पूरा ड्राफ्ट को ड्रॉ करते हो, पूरा का पूरा ब्लॉक को बनाते हो, और उस ब्लॉक को बनाने के बाद आप अपना 2D शेप में यूज कर लेते हो। ड्रेपिंग क्या होती है, आप डायरेक्ट एक ड्रेस फॉर्म में अपने गारमेंट को 3D शेप देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रेस फॉर्म के ऊपर गारमेंट को पिनअप करा, अच्छी तरीके से आपने देखा भी होगा बहुत सारी रील्स वगैरह में, वो क्या होता है, आपका ड्रेपिंग होता है। Why is grain line strictly followed while placing a pattern on the fabric? वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी ग्रेन लाइन है वो पैटर्न के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली जो आपका पैटर्न है वो आपका फैब्रिक जो है वो आपका ग्रेन लाइन पे रखना चाहिए और उसको पैटर्न के ऊपर आप फिक्स करोगे। बट कैसे, अब वो कहता है इट एंश्योर्स द गारमेंट हैंग्स करेक्टली। जब आप एक गारमेंट को टिका रहे हो वो एक प्रॉपर कंडीशन में रखा होना चाहिए। प्रिवेंट ट्विस्टिंग ऑफ द बॉडी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने गारमेंट को टेढ़ा मेढ़ा रख दिया, आपको अपने गारमेंट को प्रॉपरली प्लेस करना पड़ेगा। एंड डिक्टेट्स द गारमेंट स्ट्रेच एंड ड्रेप, और एक प्रॉपर स्ट्रेच और गारमेंट को ड्रेप मिलना चाहिए। स्टेट 2 प्राइमरी फंक्शन ऑफ नॉचेस इन गारमेंट। तो गारमेंट के ऊपर नॉचेस हम क्यों लगाते हैं, नॉचेस क्या होते हैं, वी शेप मार्किंग्स होती हैं, स्मॉल क्लिप होती है, वो हम पैटर्न के ऊपर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि कौन सा पैटर्न किस, मतलब अलग अलग जो हमने पैटर्न बनाए हैं, अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं, मान लो शर्ट के आगे का पार्ट, पीछे का पार्ट, उनको हमें कैसे जोड़ना है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, नॉचेस बनाते हैं। डिफरेंस बिटवीन पैटर्न ग्रेडिंग एंड पैटर्न ऑल्ट्रेशन। ग्रेडिंग का मतलब होता है जहां पे आप सिस्टमैटिकली छोटा बड़ा कर रहे हो SML साइज में। ऑल्टर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर बंदे के साइज का आप गारमेंट को फिट कर रहे हो, वो क्या होता है, ऑल्ट्रेशन करना, जो आप इंडिविजुअली टेलर के पास जाके करवाते हो। ग्रेडिंग क्या होती है, जो आप छोटा बड़ा कर रहे हो अपने स्टैंडर्ड साइज में, स्मॉल ML में। लिस्ट एनी 4 essential tool required for drafting a basic pattern। अगर मुझे एक बेसिक पैटर्न को बनाना है तो मुझे क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे इसने टूल्स भी दे रखे हैं। बेसिक टूल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, सीजर, सीम रिपर, ग्रेडिंग स्केल, वही सब दे रखा है। एल कर्व, पैटर्न पेपर की जरूरत पड़ेगी, मेजरिंग टेप की जरूरत पड़ेगी, ये सारे मटेरियल्स की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। What are the two universally recognized patterns for dart manipulation? एक स्लैश एंड स्प्रेड और दूसरा पाइवेटल मेथड। दोनों के बारे में पढ़ लेना, अगर आप अपनी बुक्स में देखोगे तो उसने डार्ट मैनिपुलेशन वाला जो टॉपिक है उसमें पूरा का पूरा दे भी रखा है, ये दोनों टॉपिक्स के बारे में दे रखा है। पाइवेटल के बारे में, पाइवेटल जो मेथड है उसके बारे में तो ज्यादा कुछ है नहीं, बट आपका जो दूसरा टॉपिक है स्लैश वाला उसके बारे में दे रखा है। देखो स्लैश एंड स्प्रेड मेथड जो है यहाँ पे देखो बुक के अंदर, देखो पाइवेट मेथड तो यही है कि आप अपने एपेक्स के ऊपर अपनी डार्ट को कहीं भी घुमा दो। बेसिकली यू आर पाइवटिंग योर डार्ट ऑन एपेक्स, अपने बस्ट एरिया पे कहीं भी आप डार्ट को घुमा रहे हो, जिससे कि एक डिफरेंट पैटर्न हमें न्यू डिजायर्ड लाइन मिल जाए। स्लैश एंड स्प्रेड में आप कट करते हो, यू कट अ पार्ट एंड देन यू पुट इट समवेयर। स्लैश एंड स्प्रेड में बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, शोल्डर डार्ट टू वेस्ट कैसे होता है, तो इसका एक ट्रिक बताती हूँ, इसका डायग्राम भी कभी कभार पूछ लिया जाता है।
शोल्डर डार्ट टू वेस्ट पूछ रहा है, तो आपका ये डायग्राम है बेसिक बॉडाइज का। अगर इसने बोला है शोल्डर डार्ट टू वेस्ट, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो डार्ट बननी है, एक शोल्डर पे बनेगी और एक वेस्ट से। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, कंधा गया, ये गला है, ये सेंटर फ्रंट की लाइन है और ये आपका आर्म होल है। तो एक आप शोल्डर के ऊपर ऐसे डार्ट बना दोगे और एक आप वेस्ट के ऊपर बना दोगे। जो नाम आपका बाद में लिखा है, जैसे वेस्ट है तो ये नीचे वाली डार्ट है, जो नाम बाद में लिखा है उसको हम कट कर लेंगे। ये ट्रिक सिखा रही हूँ, शोल्डर डार्ट टू वेस्ट बोला है, ठीक है, कि आपको अपनी कैसे शोल्डर डार्ट टू वेस्ट शो करना है। तो आप क्या करोगे, वेस्ट है तो वेस्ट की डार्ट आपने कट कर ली, ठीक है, और जो शोल्डर की डार्ट है उसको फोल्ड करके आपने सिल दिया, तो आपकी ये शेप बन गई। अभी भी नहीं आया समझ में, क्या कर रहे हो, आपने शोल्डर डार्ट टू वेस्ट में आपकी दो डार्ट बनी हुई है, एक शोल्डर पे डार्ट बनी है और एक वेस्ट पे बनी है, जो कि आपको इस डायग्राम में दिख रही होगी बेसिक ब्लॉक में। उसके बाद उसने क्या करा, सीजर के यहाँ पे बनी है ना सीजर, तो जो वेस्ट लिखा है जैसे बाद में, तो आप वेस्ट को क्या कर दोगे, कट कर दोगे, और ऊपर ये जो आपने मार्किंग लगी है इसको फोल्ड करके सिलाई लगा दोगे। तो ये स्ट्रक्चर आपका स्टेप 2 की तरह दिखने लगेगा। इसी तरीके से अगर हम ये देखें, वेस्ट डार्ट टू सेंटर फ्रंट, इसमें भी यही है, ये वेस्ट की डार्ट लगी हुई है और सेंटर फ्रंट की डार्ट आपकी इधर लगी हुई है। तो दूसरा नाम क्या लिखा है आपका, सेंटर फ्रंट लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, पहले आप अपनी वेस्ट की डार्ट को आप यहाँ पे कट करोगे, कट करने के बाद अपनी वेस्ट की डार्ट को सिल दोगे और सेंटर फ्रंट पे आप अपना खुला छोड़ दोगे, ठीक है, ये आपका चलता है। इसी तरीके से शोल्डर डार्ट टू आर्म होल साइड भी आता है, ये तीन ही है, तीन में से कोई भी आ सकता है आने को। शोल्डर डार्ट टू आर्म होल क्या कह रहा है कि शोल्डर की डार्ट है ये वाली, ठीक है, अब आपको आर्म होल की बनानी है। अब आप बोलोगे मैम इस डायग्राम में तो पता चल रहा है कि हाँ आर्म होल लिखा हुआ है, तो आर्म होल पे हमारी डार्ट क्या रहेगी, खुली रहेगी, जो बाद में लिखा होता है वो खुली रहता है, ठीक है। शोल्डर डार्ट वाले को क्या करा आपने, शोल्डर डार्ट को पहले खोला, फिर उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे उसको सिल दोगे और आपकी जो आर्म होल वाली है उसकी खुली रहेगी। तो आप बोलोगे मैम नीचे क्यों लगाई है, नीचे इसलिए डार्ट लगाई है जिससे कि हमने यहाँ पे डार्ट लगा दी, ये लाइन हमें मिल गई सेंटर की, और अब हमने इसको कट करके आर्म होल की डार्ट को निकाल दिया, बस, ठीक है। डार्ट इनटू प्रिंसेस लाइन ये आपके कोर्स में है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई इज स्टैंडर्ड बोर्डाइज ब्लॉक कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ पैटर्न मेकिंग। स्टैंडर्ड बोर्डाइज ब्लॉक को क्यों पैटर्न मेकिंग का एक वो बोलते हैं फाउंडेशन, क्यों, क्योंकि इट इज क्लोजली मिरर द ह्यूमन टॉर्सो एग्जैक्ट कॉन्टोर। ये क्या बोलता है, जो हमारा स्टैंडर्ड बॉडीज है वो हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उससे एग्जैक्ट मैच होता है अपर बॉडी से, इसलिए उसको हम बॉडाइज बोलते हैं। What information must clearly should be labeled on a pattern। पैटर्न पीस के ऊपर सीम अलाउंस कितनी छोड़नी है, पैटर्न का साइज कौन सा है, पैटर्न का नेमिंग क्या दे रहे हो, फोल्ड्स क्या दे रहे हो, नॉचेस क्या दे रहे हो, ग्रेन लाइन क्या दे रहे हो, वो सारी डायरेक्शन आपकी पैटर्न के ऊपर लिखी होनी चाहिए, नहीं तो पैटर्न ही क्यों कहलाएगा, उसको ब्लॉक या स्लॉकर बोलेंगे। व्हाट इज मेंट बाय ट्रूइंग अ पैटर्न, ये मैंने पहले भी बोला है, ट्रूइंग बहुत बार आ जाता है। ट्रूइंग का मतलब है जहां पे आप चेक कर रहे हो, करेक्ट कर रहे हो सीम की लेंथ एंड ensuring स्मूथ फिनिशिंग continuous lines where pattern pieces join together। अगर मैंने दो पैटर्न बनाए, एक अपनी इस बाजू का बनाया, एक इस बाजू का बनाया और बीच का बनाया, तो ये कैसे सिलाई होनी चाहिए, प्रॉपरली होगी या नहीं होगी, दैट बेसिकली यू आर चेकिंग एंड करेक्टिंग ऑल द स्टिचिंग लाइन, सीम लाइंस को चेक कर रहे हो, उनकी लेंथ को, वो कैसे ज्वाइन होंगे, उसको ट्रूइंग बोलते हैं। व्हाई इज मसलिन द प्रेफर्ड फैब्रिक फॉर ड्रेपिंग एंड टेस्ट फिटिंग। बिकॉज एक तो पहली बात मसलिन बहुत ज्यादा सस्ता होता है, और आप मेन फैब्रिक को चेक करने से पहले उसकी एक्यूरेसी एक सस्ते फैब्रिक पे देखोगे, मसलिन पे। व्हाट इज स्टाइल लाइन इन अ गारमेंट। स्टाइल लाइन क्या होता है, अ सीम लाइन क्रिएटेड प्राइमरीली फॉर एस्थेटिक डिजाइन, ठीक है, एक सीम लाइन बनाना जो कि प्राइमरीली एस्थेटिक सुंदर डिजाइन बनाने के लिए, देन फिट सच एज प्रिंसेस सीम और अ योक लाइन, उसको बोलते हैं स्टाइल लाइन, ठीक है। अच्छा, इलेबोरेट ऑन द स्लैश एंड स्प्रेड मेथड और ऑफ डार्ट मैनिपुलेशन प्लीज। ये आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपकी बुक में, स्लैश एंड स्प्रेड मेथड मैं बता भी चुकी हूँ बहुत बार, तो अब मैं ये क्वेश्चन नहीं समझा रही। आप कैसे कट करके आप कट करते हो एक पर्टिकुलर पार्ट को टू गेट अ न्यू एपेक्स और अ न्यू बेसिकली न्यू लाइन। यहाँ पे लिखा भी है, दिस मेथड इन्वॉल्व ड्रॉइंग अ लाइन फ्रॉम द एपेक्स, एपेक्स से लाइन बनाया, द पैटर्न इज कट, फिर बोला पार्ट आपने स्लैश कर दिया, but not the apex, the original dart is folded and enclosed, ठीक है, the original dart is folded which forces the new slash line to spread open and creating a new dart into 3D shape। स्लैश एंड स्प्रेड में वो क्या कह रहा है
कि आप एक लाइन बना रहे हो, एक लाइन बना रहे हो जिससे कि एक न्यू डार्ट हमें मिल सके एपेक्स पे, ठीक है, हमें एक न्यू लाइन मिल सके बस्ट एरिया पे अपनी। और उसके बहुत तरीके भी उसने बताए हैं, शोल्डर डार्ट टू वेस्ट है, वेस्ट डार्ट टू सेंटर फ्रंट है। तो आप क्या करते हैं, हम इसमें एक डार्ट को कट कर लेते हैं, तो आप क्या बोलोगे, वन डार्ट इज बेसिकली स्लैश्ड आउट एंड द ओरिजिनल डार्ट इज क्लोज। जो ओरिजिनल डार्ट होती है, जैसे कि शोल्डर डार्ट टू वेस्ट था, तो जो शोल्डर डार्ट थी हमने क्या कर दिया, उसको क्लोज कर दिया एंड वन डार्ट इज स्लैश्ड आउट टू गिव अ 3D फिट, और उससे क्या मिल गया, हमें 3D शेप मिल गया। पाइवेटल मेथड क्या होता है वो आपको पता ही है, कि आप पाइवेट करते हो एपेक्स के ऊपर टू हैव अ न्यू डिजायर्ड लाइन। कंपेयर अ वर्किंग पैटर्न विद अ फाइनल प्रोडक्शन पैटर्न। वर्किंग पैटर्न क्या होता है, वो एक डिजाइनर का ड्राफ्ट होता है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन लाइंस होती हैं, स्लैश एरिया होता है और काफी रफ लाइंस होती हैं। प्रोडक्शन पैटर्न वो होता है जो आप फाइनली आप पैटर्न दे दोगे बनने के लिए, तो उसमें सीम अलाउंस, लेबल वगैरह सब कुछ डाला होता है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ईज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईज की क्या इंपॉर्टेंस होती है। What happens if ease is entirely omitted from non-stretch garment? अगर एक ऐसा कपड़ा है जो कि बिल्कुल स्ट्रेच नहीं हो रहा और उसमें से मैंने ईज हटा ही दिया, तो क्या होगा। ईज अलाउज अ गारमेंट टू बी वेयरेबल। अगर आप उसमें ढील जो छोड़ते हो कपड़े में, जैसे मैं बोलती हूँ कपड़ा ढीला है, ये ढील अगर ये बिल्कुल चिपका हुआ होता तो भी कितनी डिफिकल्टी होती पहनने में। तो ईज क्या होता है, गारमेंट को वेयरेबल बनाता है। इफ वियरिंग ईज इज omitted from a woven नॉन स्ट्रेच फैब्रिक द गारमेंट विल बी स्किन टाइट। ये क्वेश्चन बड़ा प्रैक्टिकल है, अगर इसमें से सारी जो ढीलापन है वो निकल जाएगा तो गारमेंट क्या हो जाएगा, स्किन टाइट हो जाएगा बेटा। द वेयरर शुड वुड नॉट बी एबल टू सिट, बेंड और ब्रीथ। तो जिसने वो कपड़ा पहना है स्किन टाइट कपड़ा, ना वो उसको बेंड होके पहन पाएगा, ना ब्रीथ कर पाएगा, ना कुछ कर पाएगा। स्ट्रेच फैब्रिक्स हाउ एवर कैन यूज नेगेटिव ईज। तो उनके पास क्या होगी, नेगेटिव ईज होगी, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोलते हैं, नेगेटिव ईज। मतलब जब आपने बिल्कुल ढील नहीं छोड़ी और स्किन टाइट कपड़ा बना दिया, तो है ही नहीं ना ढील, बिल्कुल भी नहीं है, जीरो क्या, एकदम टाइट कर दिया, तो नेगेटिव ईज बोलते हैं इसको, ठीक है। ना वो कपड़ा, ना इंसान बेंड हो पाएगा, ना सांस ले पाएगा और बहुत डिफिकल्टी होगी, हमेशा टेंशन में रहेगा। एक्सप्लेन द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा आपकी बुक में डायग्राम भी बना है ग्रेन के ऊपर। दिखाऊं क्या कौन सा डायग्राम है, बहुत इजी सा शायद बना हुआ है, इस में ही बना हुआ है, चैप्टर 4 में बना था। ग्रेन का एक बार देख रही हूँ मैं बच्चों, एक सेकंड दो। हाँ, ग्रेन आपकी 3 टाइप्स की ग्रेन होती है, लेंथ वाइज, क्रॉस वाइज, इसमें नहीं है शायद, इसमें नहीं हो, चैप्टर 4 में है। बेसिकली आपका एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप चाहो तो मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ, बहुत ईजी सा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा बना होता है। एक लाइन ऐसे जो आपकी लेंथ वाइज ग्रेन है, ये आपकी क्रॉस वाइज ग्रेन जा रही है, और ये आपकी बायस जा रही है। ये इतना सही बनाना होता है कि ये आपकी 3 आपकी ग्रेन जा रही है, स्ट्रेट ग्रेन, क्रॉस वाइज एंड बायस। स्ट्रेट ग्रेन वो होती है जो सीधी जा रही होती है सेल्वेज से। क्रॉस वाइज वो होती है जो परपेंडिकुलर जा रही होती है सेल्वेज से, मतलब किनारे से फैब्रिक के। और बायस जो होती है जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेच और फ्लेक्सिबिलिटी आती है, फ्यूटिबिलिटी आती है ड्रेपिंग में एट 45 डिग्री, जिसको हम ट्रू बायस बोलते हैं, ठीक है। आउटलाइन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग अ मसलिन क्लॉथ फॉर ड्रेपिंग। तो पहले जैसे कि मैंने बोला हम सस्ते कपड़े को यूज करते हैं ड्रेपिंग के लिए, तो कैसे करेंगे, टियर द एजेस ऑफ मसलिन रादर देन कटिंग द ट्रू स्ट्रेट ग्रेन। तो पहले हम टियर करेंगे मसलिन को, एजेस को। पुल द फैब्रिक डायगनली ऑन द बायस टू स्क्वायर द थ्रेड्स। तो आप बेसिकली उसको डायगनली खींचोगे। प्रेस द फैब्रिक फ्लैट विद अ हॉट आयरन। हॉट आयरन से आप फ्लैट कर दोगे। Mark the center front, center back crucial grain line with pencil before placing it on the dress form। अब मैं आपको एक बार समझा भी देती हूँ क्या कहना जा रहा है, कि जो आपका सस्ता कपड़ा है मसलिन, उसको अगर मुझे डमी के ऊपर सीधा चढ़ाना है, उसको तैयार कैसे करूंगी, पहले मसलिन के कपड़े को टेबल पे रख के उसके बाहर के जो किनारे हैं उनको काट दूंगी, एजेस को। ये आपका स्टेप 1। पुल द फैब्रिक डायगनली, उसका डायगनली खींच के, डायगनली जब आप खींचते हो ना, तो फैब्रिक के जितने भी अंदर का फोल्ड हो रहा होता है, स्ट्रिंग हो रहा होता है, वो पूरा खिंच जाता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम स्ट्रेच होता है बायस में। उसको प्रॉपरली आप खींचोगे, फिर आप उस फैब्रिक को प्रॉपरली प्रेस करोगे, आयरन करोगे हॉट आयरन से। हॉट आयरन से करने के बाद उसमें मार्किंग लगाओगे, ये मेरा सेंटर फ्रंट है, सेंटर बैक है, और फिर ड्रेस फॉर्म पे चढ़ाओगे। बेसिक है ये तो। व्हाट इज कॉन्टोरिंग इन पैटर्न मेकिंग। कॉन्टोरिंग क्या होता है, कॉन्टोरिंग इज द एडवांस प्रोसेस ऑफ फिटिंग अ बेसिक ब्लॉक क्लोजर टू द बॉडी। कॉन्टोरिंग का मतलब ये है, जो आपका बेसिक ब्लॉक है, जो आपका बॉडाइज है, बेसिक ब्लॉक है, उसको आप अपनी बॉडी के शेप के बिल्कुल ही इक्वल रख रहे हो, उसमें आप सीम अलाउंस और बेसिकली ईज बहुत कम दे रहे हो।
तो जो आपका स्टैंडर्ड फिट है उसके बराबर ही रख रहे हो। इट इन्वॉल्व रिड्यूसिंग पैटर्न वॉल्यूम, तो आप पैटर्न को बहुत कम रख रहे हो। अंडर द बस्ट अबव द बस्ट, तो बस्ट के ऊपर नीचे का एरिया आप कम कर रहे हो, कॉलर बोन वगैरह का एरिया आप कम कर रहे हो, ठीक है। कॉलर बोन टू एंश्योर गारमेंट लाइक कॉर्सेट एंड स्ट्रैपलेस ड्रेसेस, जैसे कि जो कॉर्सेट होता है, कॉर्सेट की बॉडी बिल्कुल, जो हमारा हमने आपको चैप्टर 1 में भी दिखाया था, जो विक्टोरियन फैशन में कॉर्सेट चलता है, बॉडी में बिल्कुल चिपका हुआ होता है, तो जो उसका ब्लॉक भी बनता है ना, तो उसमें ईज एंड सीम अलाउंस नहीं होती है, वो बहुत ही ज्यादा चिपका हुआ होता है, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फिटिंग का ही उसका क्या बनता है, पैटर्न, तो उसको बोलते हैं कॉन्टोरिंग। ट्रूइंग क्या होता है, चेकिंग करना होता है करेक्शन का, वो भी मैंने आपको बताया, ग्रेन लाइन वगैरह को चेक करने को ट्रूइंग बोलते हैं। कॉन्टोरिंग भी बता दिया, तो ये सब आपको बेटा पता होना चाहिए, प्लीज एग्जैक्टली ये सब याद कर लेना। What is a test fit or a toy? टेस्ट फिट और टॉयल क्या होता है, वाई इज इट क्रूशियल? अ टॉयल एक प्रोटोटाइप होता है गारमेंट का, सुइन फ्रॉम इनएक्सपेंसिव फैब्रिक। ये क्या कह रहा है, जो आपको अपना पूरा गारमेंट बनाना है, किसी ने मुझे बोला कि ये मेरा सब्यसाची का कपड़ा है और इससे आप एक बहुत सुंदर लहंगा बना दो, तो मैं वो लहंगा बनाने से पहले एक सस्ते कपड़े से लहंगा बना के देखूंगी वो सेम बन रहा है नहीं बन रहा। उस प्रोसेस को, उस चीज को क्या बोलते हैं, टॉयल। जहाँ पे मैं मसलिन जैसा चीप इनएक्सपेंसिव फैब्रिक लूंगी एंड आई विल ड्राफ्ट अ पैटर्न। इट इज क्रूशियल, क्यों है ये बहुत जरूरी, बिकॉज इट अलाउज द डिजाइनर टू इवेल्युएट द फिटिंग प्रपोर्शन एंड ड्रेप ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये आपको पहले ही देख के बता देगा कि हाँ मेरा मसलिन से अच्छा बन रहा है, तभी मैं अपने ओरिजिनल गारमेंट पे जाऊंगी। मैं सीधा महंगा कपड़ा अपना कटिंग कर दूंगी तो मेरा कपड़ा क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा और मुझे अपने क्लाइंट से डांट भी पिटेगी, ठीक है। 5 मार्कर क्वेश्चन पे आते हैं। मेथड्स ऑफ पैटर्न मेकिंग, तो मैं नहीं बता रही हूँ, आपको पता है। पहला क्या होता है, ड्राफ्टिंग होता है, जहां पे आप पैटर्न को ज्योमेट्रिक प्रिसीजन से, बॉडी मेजरमेंट से सीधा बनाते हो, ठीक है। सीधा कपड़े पे जब आप बनाते हो वो ड्राफ्टिंग होता है। ड्राफ्टिंग का मतलब है प्रो प्लेयर, सीधा कपड़े पे बना दिया। ड्रेपिंग, ये आपके कोर्स में नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ। ड्रेपिंग क्या होता है, जहाँ पे आप सीधा डमी के ऊपर आप अपने फैब्रिक को ड्रेप करना चालू करते हो। पैटर्न का मतलब कि आप एक पेपर से पहले उसको कार्बन पेपर से उसमें लेके आओगे कपड़े के ऊपर। डार्ट मैनिपुलेशन क्या होता है, अच्छा, व्हाट आर द वेज ऑफ मार्किंग ऑन द फैब्रिक, ये आपको पता होगा, कपड़े के ऊपर निशान लगाने के क्या क्या तरीके होते हैं, राइट। आप चौक से लगा सकते हो, ट्रेसिंग व्हील से लगा सकते हो, थ्रेड ट्रेसिंग से आप बना सकते हो, है ना। डार्ट मैनिपुलेशन मास्टर क्लास की बात करते हैं। व्हाट इज डार्ट मैनिपुलेशन, डार्ट मैनिपुलेशन क्या होती है, ठीक है। एक्सप्लेन कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग अ स्ट्रेट स्टैंडर्ड वेस्ट डार्ट टू साइड सीम डार्ट, कैसे आप साइड एंड स्प्लैश मेथड से लगा सकते हो, ठीक है। तो पहले तो ये बताओगे डार्ट मैनिपुलेशन क्या होता है। डार्ट मैनिपुलेशन इज द टेक्निक ऑफ मूविंग अ डार्ट टू अ न्यू लोकेशन। डार्ट मैनिपुलेट कर रहे हो आप, डार्ट को घुमा रहे हो, यू आर मूविंग अपनी डार्ट को एक दूसरी लोकेशन पे, जिससे कि एक 3D फिटिंग आए, एक न्यू पर्पस, एक न्यू डिजाइन बन जाए। अब इसका स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 1, ऑन योर बॉडी, जो आपका पैटर्न है, मार्क द न्यू डिजायर्ड डार्ट, जो आपको डार्ट चाहिए उसको मार्क कर दो। ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन दिस न्यू मार्क डायरेक्टली टू द बस्ट एपेक्स, जैसे इसने बोला वेस्ट लाइन से आपको साइड सीम पे लेके आना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप एक वेस्ट लाइन पे अपनी डार्ट को बनाओगे और उसे कट कर दोगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कट अलोंग द वन लेग ऑफ द वेस्ट डार्ट, तो वेस्ट डार्ट की आपने वन लेग को कट कर दिया। फिजिकली ब्रिंग द टू लेग्स ऑफ द वेस्ट डार्ट टुगेदर टू क्लोज इट, और उसके बाद आप उसको सिल दोगे। आपने क्या करा, एक आपकी साइड की वेस्ट है, आपका एक साइड में वो डली है डार्ट, और आपकी वेस्ट की है। वेस्ट की डार्ट को आप क्या करोगे, कट करके सिल दोगे और साइड वाली सिर्फ ओपन छोड़ दोगे। साइड सीम स्लैश विल नेचुरली पॉप ओपन, और वो नेचुरली ओपन हो जाएगी। मैंने आपको जैसे कि उसमें बताया था, शोल्डर और वेस्ट वाले में था, तो क्या करा, शोल्डर वाले को उसने क्या कर दिया, सिल के बंद कर दिया, वेस्ट वाला नीचे खुला रहेगा। तो जो नाम बाद में आता है वो खुला रहता है, ओपन रहता है, जैसे कि इसमें था वेस्ट और साइड सीम, तो जो साइड की सीम है, साइड वाला है, वो ओपन रहेगा। वेस्ट वाले को आपने क्या करा, स्लैश करके सिल दिया, तो जो नीचे वाला पार्ट होगा वो अपने आप ओपन रहेगा, ठीक है। बेसिकली ये बोलने की कोशिश कर रहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि वेस्ट टू शोल्डर है या शोल्डर टू वेस्ट है, तो आपका मतलब है आपको दो डार्ट बनानी है। वेस्ट टू शोल्डर है तो एक वेस्ट पे बनेगी, एक शोल्डर पे बनेगी, एक वेस्ट पे और एक शोल्डर पे। अब उसने बोला है शोल्डर टू वेस्ट, है ना, तो आपने दोनों डार्ट लगा दी, तो जो आपका वेस्ट वाली डार्ट है वो क्या रहेगी, वो आपकी ओपन रहेगी, और शोल्डर वाली पे आप स्लैश लगा के सिल दोगे और नीचे वो अपने आप ओपन हो जाएगी। बस यही कहने का मतलब। तो इसमें क्या था, वेस्ट एंड साइड सीम, तो वेस्ट के ऊपर आपने क्या कर दिया, स्लैश लगाया और वहां पे उसको सिल दिया, और साइड की सीम आपकी अपने आप पॉप हो गई, ओपन हो गई। तो ये इसके स्टेप्स भी हैं। ये एक बार आप लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा भी था बहुत बार, ठीक है। नेक्स्ट,
पैटर्न टर्मिनोलॉजी के बारे में है, ये कुछ पैटर्न्स के नाम है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, नॉचेस क्या होता है? नॉचेस होता है जो स्मॉल मार्किंग आप लगाते हो कि कैसे दो पैटर्न आपस में सिलेंगे। ग्रेन लाइन क्या होता है? ग्रेन लाइन एक एरो होता है जो फैब्रिक के ऊपर लगाता है कि वेदर इट इज लाइट पैरेलल टू द सेल्वेज की नहीं जा रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या, ये ग्रेन लाइन को मार्क करता है कि ये फैब्रिक इस डायरेक्शन में वीविंग हुई है और इसको इसी डायरेक्शन में कट करना है। ठीक है, place on fold symbol, a bracket edge eliminates center seam by indicating the pattern must sit on folded fabric। ये आप छोड़ दो, ये कुछ जरूरी नहीं है। पंच होल क्या होता है? स्मॉल सर्कुलर मार्किंग करी जाती है, इंडिकेट्स इंटरनल गारमेंट डिटेल। बेसिकली एक पॉइंट आप लगाते हो तो स्मॉल सर्कल्स या होल्स क्यों लगाते हो? बताने के लिए यहाँ पे ये डार्ट एपेक्स है, या फिर यहाँ पे पॉकेट बनेगी। तो पॉकेट पूरी बनाते नहीं है, वो अलग फैब्रिक पे बनती है, बट पॉकेट यहाँ पे लगेगी, उसके लिए छोटा सा पॉइंट मार्क कर देते हैं। डार्ट लेग्स और एपेक्स क्या होता है? एपेक्स तो हाईएस्ट पॉइंट होता है ऑफ द, और वी शेप की जो आपकी होती है वो आपकी डार्ट की लेग्स है। आपने जो पॉइंट लिया उससे जो दो लाइंस निकल रही हैं, जो वी बनता है कटिंग करने पे, वो क्या होता है? आपका डार्ट लेग्स होता है, जो कि आपको 3D शेप देता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फिट ईज, फिट क्या होता है और ईज क्या होता है? फिटिंग क्या होता है? एक्चुअली में एक अच्छी फिटिंग, किसी भी कपड़े की जो हमारी अच्छी फिटिंग होती है, हमें पहन के कैसी फिटिंग लग रही है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिटिंग अलग अलग टाइप की होती है, ईज अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि वियरिंग ईज, डिजाइन ईज, नेगेटिव ईज। नेगेटिव ईज वो होती है जो अब आपको बहुत टाइट फील हो रहा है। ठीक है, आपका कपड़ा बहुत टाइट है एंड देयर इज, यू आर नॉट एबल टू टेक ब्रेथ और इट्स नेवर बेंड, इट्स कॉल्ड एज अ नेगेटिव ईज। डिजाइन ईज क्या होती है? जब आप डिजाइन देने के लिए ओवर साइज कपड़े पहनते हो, काफी ज्यादा फुलनेस और काफी लूज कपड़े पहनते हो, वो होता है डिजाइन ईज। वियरिंग ईज क्या होती है? एक सिंपल आपने कमी ढील छोड़ी है, जैसे मेरा कपड़ा जो है वियरिंग ईज है, आई एम सिंपली फीलिंग कंफर्टेबल एंड इट्स वेरी स्पेस्ड आउट, मतलब ज्यादा ओवर साइज भी नहीं है, डिजाइन ईज भी नहीं है और नेगेटिव ईज भी नहीं है। तो ये क्या है? वियरिंग ईज होता है, जो आपकी स्टैंडर्ड ईज होती है, 2 to 2.5 इंचेस की होती है। ठीक है, फ्रॉम ब्लॉक टू गारमेंट एक्सप्लेन द एंटायर जर्नी ऑफ क्रिएटिंग बेसिक बॉडाइज। इसमें बच्चे मेरे पास बहुत रोते हैं, मुझे पता है। ठीक है, अच्छा ये सिंगल डार्ट और जो डबल डार्ट है, ये देखो, ये इसका डायग्राम में एक बार आप लोगों को बता देती हूँ जस्ट टू शो यू। कभी कभार ये आ जाता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, जो आपका बस्ट एरिया होता है, यहाँ पे आपका हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डार्ट, एक डार्ट का जो सबसे ऊपर का पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, वो क्या होता है? एपेक्स होता है। ठीक है, इसको मेजर कहाँ से करते हैं? शोल्डर से लेके बस्ट पॉइंट तक आपकी एपेक्स मिल जाती है। फिर एपेक्स मिल गया, शोल्डर से लेके बस्ट पॉइंट, और यहाँ से ये जो दो टांग जा रही है, दो लेग्स जा रही है, इनको क्या बोलते हैं? डार्ट लेग्स बोलते हैं। ठीक है, और जो अंदर का पार्ट होता है, ये क्या होता है? डार्ट इनटेक। ठीक है, अब मैं बताती हूँ सिंगल डार्ट क्या होती है, जब यहाँ पे एक डार्ट लगी है। टू डार्ट्स क्या होती हैं? जब यहाँ पे दो डार्ट लगी होती हैं, जैसे आपके स्लैश एंड स्प्रेड मेथड में हम लोग दो डार्ट लगा के कट करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही समझा दिया, बट अब मैं आपको बता रही थी बेसिक उसके बारे में। सॉरी बच्चों, अब वो कहाँ गया? हम्म, अब मैं आपको बता रही थी कि हमारा जो बेसिक बॉडाइज का स्ट्रक्चर है वो कैसा बनता है, क्योंकि उसमें आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि मैम बेसिक बॉडाइज आ गया। बेसिक बॉडाइज क्या है आपका? बेसिकली बेसिक बॉडाइज आपका ये स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे लिखा है ना बेसिक बॉडाइज। तो आपको इतनी सारी कंस्ट्रक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में सबसे इजी है कि आप पहले डायग्राम बना दो। ये बेसिक बॉडाइज का डायग्राम है, बहुत मुश्किल लग रहा है? इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल। ये एक पेपर है, इसको समझो, अगर ये क्या है, ये एक पेपर है, मतलब हाफ, ये जो शर्ट का आधा हिस्सा है, लेफ्ट साइड है शर्ट का, यहाँ पे क्या आ रही है? ये इसकी क्या आ रही है? नेक आ रही है। क्या है? इसकी गर्दन है, ये गर्दन है, ये एक रेक्टेंगल है, इसके ऊपर इसने मार्क किया है गर्दन है, ये इसकी सेंटर फ्रंट लाइन है, ये नीचे का पार्ट है, ये इसकी क्या है? ऊपर जाके यहाँ पे इसका आर्म होल आएगा और यहाँ शोल्डर आएगा। ठीक है, तो इसने एक रेक्टेंगल मार्क करा है ABCD। ठीक है, देखो ये ऐसा बन जाएगा। बस आपने अगर ये डायग्राम भी बना दिया ना, तो 2 नंबर तो आपको वहीं मिल गए, क्योंकि E to F क्या जा रहा है? इसका नेक, नेक के बाद क्या आता है? ये चेस्ट का एरिया आया, और उसके बाद यहाँ से आगे जाके साइड है, और यहाँ पे इसका शोल्डर। तो ये आपकी मार्किंग है। तो आप सिंपल एक रेक्टेंगल बनाओ, उसमें ये शर्ट का डायग्राम बना दो बेसिक सा, और उसके बाद आप यहाँ पे ये बता दो कि आपने जी से ऊपर से एक शोल्डर से 2 पॉइंट डाले, और यहाँ पे एपेक्स मिल गया, और एपेक्स से 2 लाइन नीचे डाल दी। और सिंपल आपको लेबलिंग करनी है, फिर ACD, B। सिंपल पॉइंट्स लिखोगे, क्या क्या लिखोगे? बेसिक बॉडाइज को बनाने के लिए प्रिसाइज बॉडी मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी है। द ब्लॉक इज ट्रेस्ड ऑन टू द पेपर, पेपर के ऊपर आप उसको ड्रॉ करोगे, उसमें सीम अलाउंस डालोगे। ठीक है,
चेक करोगे, ट्रूइंग चेक करोगे कि परफेक्टली उसमें नॉचेस वगैरह डाले हैं या नहीं डाले हैं, और फिर आप कौन सा फैब्रिक पे करोगे, टॉयल पे करोगे, और फाइनलाइजेशन। इतने जो इसने कहानी लिखी है, ये सब कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एक बेसिक भी लिखो, सॉरी, अगर बेसिक भी लिखोगे ना कि ए सी की यहाँ पे मेरी सी डी क्या है, फ्रंट लाइन है, जी एच क्या है मेरा, यहाँ पे एच क्या है, एपेक्स पॉइंट है, एच के एंड एच जे, ये आपको बता रहा है कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है चेस्ट का बनाने का। तो आप अगर इसको सिंपली ड्रॉ करके एक सिंपल गिवन भी लिखोगे कि ए सी सी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये एक रेक्टेंगल है, और फिर यहाँ से हमने एक पॉइंट लिया सेंटर का, यहाँ से एपेक्स डाल दिया, सिंपल कहानी भी लिख दोगे और ये स्ट्रक्चर बना दोगे, तब भी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। यही लिखा है इसने, बेसिक बॉडाइज ब्लॉक को आप कैसे बनाते हो उसका फ्रेमवर्क है। स्टार्ट विद अ रेक्टेंगल, ये देखो एक रेक्टेंगल बनाए ए सी बी डी, उसके बाद मार्क्स द गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस आपने मार्क कर दी। फिर आपको क्या बताना है, नेक लाइन, फिर आप बताओगे शोल्डर, फिर देखो नेक लाइन बताते हैं, उसके बाद यहाँ पे एपेक्स बताते हैं, शोल्डर बताते हैं, और उसके बाद आप इसका आर्म होल बताओगे। ये चार ही चीज है, नेक लाइन, एपेक्स, शोल्डर एंड आर्म होल, ये आपको चीजें बतानी पड़ेंगी। एंड वेस्ट सस्पेंशन ये साइड का है, ये साइड का जो आ रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे जाती है ना, तो ये क्या है, वेस्ट सस्पेंशन। यही सब चीजें हैं, ये आप पढ़ लेना एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में इस चीज को समझना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बेसिक बॉडाइज का। फिर एक आता है वन डार्ट स्कर्ट, कि वन डार्ट स्कर्ट क्या होती है। वन डार्ट स्कर्ट, इसी के नीचे बच्चों मैंने डायग्राम आप लोगों को बता दिया कि ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट वन डार्ट स्कर्ट से पहले ना ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है डिफरेंट नेकलाइंस का। डिफरेंट नेकलाइंस जो है चैप्टर 2 में, जैसे कि वी शेप है, ठीक है, पहले तो इनको देख लो। राउंड शेप क्या है, राउंड में, ग्लास शेप में, स्क्वायर शेप स्क्वायर में, यू में, स्वीट हार्ट शेप स्वीट हार्ट में, और स्वीट हार्ट वेरिएशन स्वीट हार्ट में। तो क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट वी लाइन नेकलाइन। तो इसमें बच्चे ना रो देते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लिया। भाई मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट बताने के लिए हूँ, मेरा यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, आपके पास टाइम भी नहीं है और ना मेरे पास है। सिंपल है, ये कहानी वहानी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इस कहानी की जगह आपको ये बेसिक सा स्ट्रक्चर तो आना आता ही है बनाना अपना, ये वाला, ये शर्ट का, ये गर्दन गई और ये नीचे फ्रंट की लाइन है, ये तो सबको आती है बनानी। अब आपको वी नेक बोली है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक लाइन निकाल दो और इसको पॉइंट दे दिया ए, यहाँ से लाइन निकाली भी और इसको ए नाम दे दिया, और यहाँ से एक लाइन निकाल दी और इस लाइन से इसको जोड़ दिया, बन गया वी। सच में बस इतना ही है, मैं कहानी नहीं बता रही है, इतना ही है कि आपने सी से एक लाइन बनाई है ऊपर ए, और ए से एक लाइन बनाई है बी, और इसको जोड़ दिया और बन गया वी नेक। बस इतना डायग्राम बनाती है, एक नंबर मिल जाएगा, और एक लाइन, एक नंबर यहाँ पढ़ लो, चाहे मैं झूठ नहीं बोल रही। एक्सटेंड द सेंटर फ्रंट लाइन अप टू ए, सेंटर फ्रंट की लाइन है बीच की ये, इसको आगे तक ले जाओ ए तक। फ्रॉम ए स्क्वायर आउट लाइन्स, स्क्वायर आउट लाइन्स का मतलब है ये लाइन और ये लाइन ए से बना दो, एंड नाउ ज्वाइन बी टू सी, ये बन गया। इसी तरीके से वी नेक लाइन भी बन जाती है कि आपने यहाँ से सी से ए तक गए, ए से बी तक गए, एंड नाउ गो लिटिल डाउन एंड देन मार्क दीज थिंग्स। यू शेप भी सेम ऐसी बनती है, गो सी से ए से बी एंड देन गिव इट अ यू शेप। आप सिंपल भी लिखोगे अपनी भाषा में और ये अच्छा सा डायग्राम बना दोगे कि ये तो आपकी नॉर्मल नेक है, पर आपको यू देना है तो मतलब थोड़ा और नीचे जाएगा, तो उसके लिए आप नीचे से थोड़ा कर दे दो। ठीक है, तो ये आपको मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया है, तो आप एक बार इसको पढ़ लेना। ये सारी कंस्ट्रक्शन इतनी डिटेल में नहीं, बट अगर आपको याद रहेंगी तो आपके लिए इजी रहेगा, 2 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब वो बोल रहा है वन डार्ट स्कर्ट, जो आपकी वन डार्ट स्कर्ट है सिलेबस में, वो मैं निकालती हूँ, ये है। भाई मेरा काम है आपको हर क्वेश्चन बताना जो पेपर में आ सकता है। क्या पता किसी बच्चे की पूरी तैयारी हो, वो इसको देख सकता है, क्या पता कभी और में क्या होता है बेटा, मान लो आपके वो 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है 5 में से, कोई आपके दिमाग में एकदम से याद आ गया और आपने इसको बना दिया, तो आपके लिए अच्छा है ना। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ आपका सारा पार्ट कवर करवाने की। वन डार्ट स्कर्ट में क्या होता है, एक्सप्लेन द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड 2 डार्ट स्कर्ट एंड वन डार्ट स्कर्ट। 2 डार्ट में क्या होती है, द वेस्ट सस्पेंशन ऑन ईच साइड ऑफ द स्कर्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉलर डार्ट्स। वहां पे क्या है, जो कमर पे जो डार्ट सस्प्रेस हो रही है, वेस्ट सस्प्रेस हो रही है, वो 2 डार्ट कर रही है, ऊपर क्या लगी है, 2 डार्ट लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑन ईच साइड स्कर्ट, वहां पे आपके पास क्या है, 2 स्मॉलर डार्ट है। दिस प्रोवाइड अ स्मूथ कॉन्ट्रोर फिट स्पेशली फॉर फिगर विद सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन वेस्ट एंड हिप। ऐसे लोग जिनकी वेस्ट पतली है पर हिप्स में भी ब्रॉड है, या वेस्ट स्मॉल और वेस्ट बेसिकली
हिप्स का स्ट्रक्चर स्मॉल है और वेस्ट बहुत ज्यादा ब्रॉड है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को शेप देने के लिए क्या होती है, 2 डार्ट होती है, जहां पे वो उसकी ज्यादा फिटिंग को लेके आती है। फिटिंग बहुत अच्छी हो जाती है जितनी डार्ट होती है, जैसे 2 डार्ट है तो ज्यादा बेटर हो गया। 1 डार्ट उनके लिए है, द एंटायर वेस्ट सस्पेंशन फॉर दैट सेक्शन इज कंबाइंड इनटू सिंगल वाइडर एंड स्लाइटली लॉन्गर डार्ट। तो एक डार्ट पे आपका क्या है, पूरा सस्पेंशन टिका हुआ है, ठीक है। जैसे 1 डार्ट है तो यहाँ पे क्या है, 1 डार्ट कैसे है, पहले इसने 2 लगाई हुई थी, फिर इसने एक को क्लोज कर दिया तो एक डार्ट रह गई। सिंपल स्ट्रक्चर है जो आपको ए लाइन में दिखाई देता है, ठीक है। फ्लेयर्ड में बस नीचे से यहाँ पे कट करा जाता है इसको फ्लेयर्ड देने के लिए, नीचे से फैलाने के लिए। फ्लेयर्ड देने के लिए क्या कर रहे हो आप, नीचे से फैलाने के लिए यहाँ पे आप लाइंस बना के, हेम लाइन से लाइंस बनाते हो और कट करते हो फ्लेयर देने के लिए। ए लाइन के लिए सिंपली यू हैव दिस डार्ट, या आपके पास डार्ट होती है, एक डार्ट होती है। ए लाइन में क्या है, ये 1 डार्ट स्लॉपर है। मैं एक बार आप लोगों को ये बता देती हूँ, जो आपकी ए लाइन स्कर्ट है, ठीक है, ये आपकी क्या होती है, 1 डार्ट होती है। ए लाइन का मतलब है 1 डार्ट। ड्रॉ अ स्लैश लाइन एज इलस्ट्रेटेड, स्लैश द लाइन एंड क्लोज द पार्ट ऑफ द वेस्ट सो दैट द ईज इज शिफ्टेड टू द हेम। तो आप एक स्लैश लगाते हो और इसको आप फोल्ड कर देते हो। एड 1.5 साइड ऑफ सीम, यहाँ पे आप सिलाई के लिए छोड़ दो थोड़ा सा, और उसके बाद आप इसको, बेसिकली आपकी क्या है, मैं आपको समझाती हूँ, देखो। ये जो आपकी 1 डार्ट बेसिक है, 1 डार्ट बेसिक में 1 डार्ट कैसे आ रही है, जो आपने आपने यहाँ पे, ये जो आपकी एक डार्ट होती है उसको आप क्लोज करते हो। देखो ए लाइन में 1 डार्ट का ही एग्जांपल है, कभी बार ये भी पूछ लेता है कि 1 डार्ट का है कि नहीं। तो ये जो एक डार्ट है आपकी, आप इसको क्या करोगे, स्टिच करके क्लोज कर दोगे फ्रॉम 1 साइड, और ये आपकी इस तरीके से दिखाई देगी, बस, ठीक है, बेंड कर दोगे। तो प्लीज इसका एक बेसिक सा डायग्राम देख लो, लिखने के लिए कुछ खास है नहीं, बस इसके डायग्राम के नंबर है, बेसिक डायग्राम के नंबर है। अच्छा, अगर किसी को ये पार्ट समझ नहीं आ रहा तो मैं बताती हूँ। जैसे हमारी स्कर्ट ऐसे होती है ना, तो आगे के 2 पार्ट है, लेफ्ट फ्रंट और राइट फ्रंट। पीछे के भी 2 पार्ट है, लेफ्ट बैक एंड राइट बैक। तो स्कर्ट ऐसे नहीं होता ये बैक है ये फ्रंट है, ऐसे नहीं है। ये आपकी आधी स्कर्ट है, जैसे सेंटर बैक है ना, तो ये ऐसे करके बनाऊंगी तो ये सेंटर बैक का दूसरा पार्ट बन जाएगा, इधर वाला। तो इस तरीके से इसको स्कर्ट को शो कराओ, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये आपका बेसिक सा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा पढ़ लेना प्लीज स्कर्ट के बारे में। यही सब इसने फ्लेयर्ड स्कर्ट के बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। या अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इवैल्यूएशन ऑफ फिट। बहुत बार पेपर में आया है, ट्रस्ट मी। लास्ट ईयर के 6 पेपर हैं और इस बार के सैम्पल पेपर में भी इवैल्यूएशन ऑफ फिट के बारे में आया है, कि जो फिटिंग होती है उसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं, फिटिंग क्यों जरूरी होती है और कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तो फिटिंग इज द क्रिटिकल प्रोसेस ऑफ असेसिंग अ टेस्ट गारमेंट, टॉयल, मसलिन ऑन अ ड्रेस फॉर्म। एक ड्रेस फॉर्म के ऊपर आपको फिटिंग को देखना ही पड़ेगा। अगर एक कपड़े की फिटिंग अच्छी नहीं है तो कस्टमर कभी नहीं खरीदेगा, क्योंकि पहन के फिटिंग होनी अच्छी बहुत जरूरी है। और अ लाइव मॉडल टू एंश्योर इट कॉन्फॉर्म प्रॉपरली टू द 3D कॉन्टोर ऑफ द बॉडी विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट। तो फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट ना हो, इजीली उसको कंफर्टेबल भी लगे और कोई रिंकल भी ना आए, ठीक है। तो शोल्डर के ऊपर फिटिंग कैसे देखते हैं, द शोल्डर सीम must lie exactly on the top of the shoulder, neither pulling towards the front nor falling backward। पहला पॉइंट, शोल्डर के ऊपर अगर हमें ये ना 2 पॉइंट लिखने के लिए आते हैं कि फिटिंग शोल्डर पे से कैसे देखूं, क्या पता मेरी बाकी की फिटिंग सही है, पर शोल्डर की फिटिंग मेरी सही कब होगी, जो हमारी शोल्डर सीम है, मतलब शोल्डर की सिलाई है, ये एग्जैक्टली शोल्डर के ऊपर आनी चाहिए, ना शोल्डर के नीचे जानी चाहिए, ना शोल्डर के एकदम टाइट रहनी चाहिए, तो एकदम शोल्डर पे आनी चाहिए। सेकेंडली, शोल्डर का सेकेंड पॉइंट क्या है, द आउटर एज ऑफ द शोल्डर सीम शुड एंड प्रिसाइजली एट द नेचुरल शोल्डर बोन। तो ये जो आउटर एज है शोल्डर सीम का, ये प्रॉपरली शोल्डर बोन पे आना चाहिए, बिफोर द आर्म बीइंग टू कर्व डाउनवर्ड। इफ इट्स ड्रॉप ऑफ द एज द शोल्डर इज ड्राफ्टेड टू वाइड। मतलब क्या है, जैसे अगर मैं अपने गारमेंट को ऐसे कर रही हूँ, मैंने अपने हाथ को घुमाया, तो ये लटकनी नहीं चाहिए, ये शोल्डर के ऊपर आनी चाहिए। इवन इफ यू आर मूविंग योर हैंड और योर आर्म, जैसे आप अपने आर्म को मूव कर रहे हो, योर शोल्डर सीम शुड बी ऑन योर एग्जैक्ट शोल्डर बोन। अगर ये शोल्डर बोन पे नहीं है, इट मीन्स इट्स नॉट अ परफेक्ट फिटिंग ऑफ द फ्रॉम द शोल्डर। बस्ट एरिया, चेस्ट एरिया पे मैं कैसे चेक करूंगी, द फैब्रिक शुड लाई कंप्लीटली स्मूथ अक्रॉस द चेस्ट। चेस्ट के ऊपर कहीं भी कोई फोल्ड नहीं आना चाहिए, फैब्रिक जो है चेस्ट पे एकदम स्मूथली रहना चाहिए।
हॉरिजॉन्टल पुल लाइंस नहीं होना चाहिए, इंडिकेट द गारमेंट टू टाइट। कभी कभार क्या होता है, शर्ट लड़कियां बहुत टाइट पहन लेती हैं, लड़के बहुत टाइट पहन लेते हैं, तो उसमें खिंचाव पड़ता है, साइड से क्या होता है टाइट होता है, तो उसमें लाइनें बनती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो चेस्ट पे आप देखोगे इट शुड नॉट बी टू टाइट और टू लूज, ठीक है। द बस्ट दैट मस्ट पॉइंट एग्जैक्टली टूवर्ड द बस्ट एपेक्स। तो जो बस्ट का जो पॉइंट है वो बिल्कुल बस्ट एपेक्स पे होना चाहिए, ठीक है। आर्म होल, आर्म साई और आर्म होल का मतलब होता है ये वाला पार्ट, जो आपका ये वाला पार्ट है। आर्म होल पे आप कैसे चेक करोगे फिटिंग को? द आर्म होल कर्व शुड फॉलो द नेचुरल फ्रंट एंड बैक क्रीजेस वेयर द आर्म्स जॉइन द बॉडी। तो जो आर्म होल है वो जैसी ही बॉडी को यहाँ पे ज्वाइन कर रही है, ठीक है, तो बिल्कुल नेचुरल फ्रंट और बैक का लगना चाहिए, है ना। आपको पता होगा ये जो आर्म होल होता है, ये बाजू होती है, ये हम जोड़ते हैं तभी तो ये बनती है सिलाई। तो सॉरी, तो ये जो हमारा आर्म होल है ये प्रॉपरली ऐसी फिटिंग में होना चाहिए कि बहुत नेचुरल फ्रंट एंड बैक क्रीजेस बने। द बॉटम ऑफ द आर्म होल शुड सिट अबाउट 1 इंचेस बिलो द एक्चुअल आर्म पिट। तो आपके आर्म पिट से 1 इंचेस बिलो होना चाहिए आर्म होल, है ना। अगर मेरा आर्म पिट यहाँ पे है और मेरा ये जो, अगर यहाँ की सिलाई मेरी बहुत ज्यादा टाइट होगी तो मैं अपना हाथ उठाऊंगी तो मेरा को ये फट जाएगा, राइट। ये मेरा फट जाएगा और ये मेरा बहुत टाइट रहेगा। बट अब मुझे इससे कितना लूज रखना चाहिए, 1 इंचेस लूज रखना है अपना नीचे का आर्म होल। ये पूरा होल है, आर्म होल है, पूरा गोल है ना इसका, है ना। तो ये नीचे से कितना लूज होना चाहिए, 1 इंचेस लूज होना ही चाहिए। इफ इट गैप्स ओपन द आर्म होल इज टू लार्ज और नीड टू बी टेकन इन द साइड सीम। अगर ये बहुत लार्ज हुआ तो ये गैप ओपन हो जाएगा। वेस्ट लाइन क्या होता है, व्हाट इज वेस्ट लाइन? द वेस्ट लाइन सीम और वेस्ट बैंड must settle evenly at the wearer natural and narrow waist level। मतलब ये है कि जो वेस्ट लाइन की सीम है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सपोर्ट करनी चाहिए। इट शुड बी इनफ टू सपोर्ट द गारमेंट बट मस्ट हैव इनफ वियरिंग ईज। मतलब कि अगर वेस्ट के ऊपर आप कुछ बांध रहे हो तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, ढीलापन होना चाहिए। अगर उसमें ढीलापन नहीं होगा और वो बहुत टाइट होगा तो इंसान को बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। तो वेस्ट क्या कह रहा है, should be enough to support the garment, गारमेंट को सपोर्ट करे। must have enough wearing ease, मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए। यूजुअली 2 फिंगर इजीली आपके टॉप में इजीली 2 फिंगर्स क्या है साइड से आप इजीली डाल के देख सकते हो कि वो आपको स्मूथ फील करवा रहा है। अगर आपने शर्ट पहनी है और वो टाइट है तो एटलीस्ट 2 फिंगर्स तो जानी चाहिए, इतना लूज आपको अपनी वेस्ट पे से शर्ट को या टॉप को रखना चाहिए, ठीक है। तो द वेस्ट सीम और वेस्ट की जो बैंड है मस्ट सेटल इवनली एट द वियरर्स नेचुरल वेस्ट लेवल। तो जो उसका वेस्ट लेवल है उसके ऊपर नेचुरली फिट बैठनी चाहिए। क्रॉच एरिया जो होता है, क्रॉच के ऊपर क्या कह रहा है, द क्रॉच कर्व द यू शेप्ड सीम रनिंग फ्रॉम द सेंटर फ्रंट टू सेंटर बैक मस्ट फॉलो द बॉडी नेचुरल। जो बेसिकली आसन की बात कर रहा है, जो आपका क्रॉच एरिया है जो पैंट में आगे से लेके पीछे तक जा रहा है, हिप लाइन तक जा रहा है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इट शुड नॉट राइट अप अनकंफर्टेबली। वो अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एकदम से। अगर वो सैगी हुआ या बैक डाउन हुआ विच मीन्स द क्रॉच डेप्थ इज टू लॉन्ग, अगर वो बहुत ज्यादा लंबा हुआ, द वियरर मस्ट बी एबल टू सिट विदाउट द बैक वेस्ट पुलिंग डाउन एक्सेसिवली। तो वो क्या करेगा, इट शुड नॉट राइड अप अनकंफर्टेबली, ठीक है। वो छोटा तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो उसको बहुत टाइट होगा, पहन ही नहीं पाएगा जीन्स वगैरह। तो अगर वो बहुत ज्यादा लूज होता है तो वो क्या होगा, वो उसको फोर्स करेगा कि वो ऐसे झुक के बैठे, तो वो भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बॉडी रूल्स फॉर बॉडी मेजरमेंट, बॉडी मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, व्हाट आर द एसेंशियल precautions and guidelines for a pattern maker must follow while taking a accurate body measurement। प्रॉपर अटायर देखो, प्रॉपर फिटिंग देखो गारमेंट की, जब आप बॉडी मेजरमेंट ले रहे हो प्रॉपर आपको गारमेंट लेना है। उस इंसान का जो बॉडी पोस्चर है बिल्कुल सीधा, ऐसे करके बैठा है तो बॉडी पोस्चर थोड़ी लोगे, एकदम उसका पोस्चर सीधा रहना चाहिए। टेप मेजर टेंशन, टेप के ऊपर ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं, प्रॉपरली आप मेजरिंग टेप को यूज करो, शुड बी केप्ट फ्लैट, और उसको सीधा रखो, टेढ़ा मेढ़ा रखोगे तो मेजरमेंट गलत आएगा, उसको सीधा रखना चाहिए। ब्रीदिंग, for bust and waist measurement, take the measurement when the subject takes normal relaxed breath, not while taking artificially holding their stomach in। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब टेलर ले रहे हैं ना तो सांस अंदर ले लेंगे जिससे कि उनका कम वो ले, क्या कहते हैं, कम फिटिंग आए उनकी। उसके बाद जब कपड़े पहनेंगे तो उन्हें टाइट रहेंगे। तो जब जब आप मेजरमेंट ले रहे हो बॉडी पोस्चर का ध्यान रखो, मेजरिंग टेप का ध्यान रखो, और इंसान क्या होना चाहिए, रिलैक्स पोजीशन में रहना चाहिए।
फिर वो कह रहे हैं आपका जो स्टैंडर्डाइज साइजिंग सिस्टम है, हाउ आर द स्टैंडर्डाइजिंग साइजिंग सिस्टम डेवलप्ड फॉर अपैरल, अपैरल के लिए कैसे बनाया गया, व्हाट डज द रोल ऑफ एंथ्रोमेट्री सर्वेज वाइल साइजिंग सिस्टम, तो साइजिंग सिस्टम में क्या जरूरी होता है भाई, स्टैंडर्डाइजिंग साइजिंग क्यों करी थी, इट इज नॉट फॉर इंडिविजुअल, इट इज फॉर मैसिव, मास लोगों के लिए है। एक कंट्री में मिलियन ट्रिलियन की पॉपुलेशन है, तो एक स्टैंडर्ड साइज बना दिया है, फिर अगर इंडिविजुअली ऑल्टर करवाना है तो कोई जाके टेलर के पास करवा ले। एंथ्रोपेट्रिक एंथ्रोपोमेट्रिक सर्वेज क्या होते हैं, दीज आर लार्ज स्केल साइंटिफिक स्टडीज, थाउजेंड ऑफ लोगों की बॉडी के ऊपर करा जाता है कलेक्ट करके डेटा, जिससे कि SML साइजेस को निकाला गया है। ये जो आप मार्केट में देखते हो ना, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, एक्सेल साइज, हर हर दुकान पे सेम साइज मिल रहा है, क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड चार्ट बना दिया है कि आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो कोई स्मॉल साइज छोटा बहुत छोटा बना देगा, कोई बहुत बड़ा बना देगा, ऐसे तो फिर गारमेंट का साइज आप लेने जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी फिटिंग के लिए क्या आएगा। तो एक स्टैंडर्ड साइज बना दिया जो हर कोई फॉलो करे। वाई दे डिफर, अ साइज 10 इन द UK विल नॉट फिट द सेम साइज ऑफ 10 इन द USA। कंट्री वाइज थोड़ा डिफर करता है कि यूके का 10 का साइज है और यूएसए का 10 है, वो डिफर करता है, डिफरेंट होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द साइजिंग सिस्टम्स आर डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोग क्या करते हैं, ये इंडिविजुअल नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, चाइना की जो है साइजिंग सिस्टम वो अलग होती है, यूएसए की अलग होती है। लाइक द ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन BS3666 बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन देयर पॉपुलेशन एवरेज जेनेटिक्स। ऐसा क्योंकि हर कंट्री का साइजिंग सिस्टम अलग होता है, क्योंकि हर कंट्री में बॉडी टाइप अलग होता है। अब जो इंडियन बॉडी स्ट्रक्चर्स है, उनका जेनेटिक्स, हाइट, डाइट, बॉडी टाइप्स, उन बेसिस के ऊपर एक स्टैंडर्ड साइजिंग क्लोथिंग की निकाली है। बट यूएसए के लोगों की हाइट लंबी होती है, हाइट जरूरी नहीं है हाइट लंबी हो, हाइट छोटी भी हो सकती है, पर उनका बॉडी टाइप अलग है, तो उनके बॉडी को ध्यान में रखते हुए उनका साइजिंग सिस्टम है। तो नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड स्मॉल मीडियम साइज सेम नहीं है, एक नेशन वाइज, एक पूरी कंट्री में एक साइज फॉलो होता है, बट यूएस में अलग है, यूके में अलग है, क्योंकि वहां के लोग अलग है, तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। स्लीव ब्लॉक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, स्लीव ब्लॉक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, डिफाइन द 3 क्रिटिकल एनाटॉमिकल लाइंस व्हेन ड्राफ्टिंग अ बेसिक वो। ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है कि आपको स्लीव में कैप रखना, बाइसेप लाइन रखनी है, ये आपको छोड़ दो क्वेश्चन। स्लीव कैप ईज क्या होती है, जो आप स्लीव के ऊपर, आर्म होल के ऊपर जो आप देते हो, ये जो स्लीव कैप है, इज इंटेंशनली ड्राफ्टेड स्लाइटर लॉन्गर देन द बॉर्डर आर्म होल, इट इज स्विन इट। बेसिकली क्या होती है स्लीव कैप, ये कहते हैं दिस ईज प्रोवाइड्स द नेसेसरी 3D वॉल्यूम फॉर द राउंडेड टॉप ऑफ द ह्यूमन शोल्डर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। बेसिकली कहने का मतलब ये है, स्लीव कैप का मतलब ये है कि जो स्लीव है, आपकी बाजू है, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा एक बैंड का ईज छोड़ दिया जाता है, डील छोड़ दिया जाता है, जिससे कि एक वॉल्यूम ज्यादा 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। डार्ट डार्ट इवेल्युएट करो, स्टाइल लाइंस करो, तो डार्ट इवेल्युएशन आपको पता है, ये इक्विवेलेंट आपको पता है क्या होता है, एनी डिजाइन लाइन दैट रिप्लेस स्टैंडर्ड डार्ट बाय कंट्रोलिंग द सेम अमाउंट ऑफ वेस्ट और बस सस्पेंशन व्हाइल साइमल्टेनियसली एक्टिंग लाइक अ स्टाइलिश फीचर। भाई इतना डिटेल में नहीं जाते, डार्ट इक्विवेलेंट का मतलब यही है कि आप किसी भी तरीके से अपने डार्ट से 3D शेप जो लेके आ रहे हो, वो आप सेम अमाउंट में वेस्ट और बस्ट के ऊपर भी इक्वल अमाउंट में आप डार्ट को चेंज करके लेके आओ, उसको डार्ट इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसेस सीम इज अ क्लासिक डार्ट इक्विवेलेंट, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये बोल सकते हो एक एग्जांपल डार्ट इक्विवेलेंट का होता है प्रिंसेस सीम, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। कॉलर के ऊपर टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ, ये एक कॉलर, जो हम हमारा शर्ट का कॉलर होता है, उसके कुछ पार्ट्स के बारे में बताया, पहले बोला है उसने एज लाइन, एज बेसिकली नेक लाइन, एज क्या होता है, जो कॉलर की लाइन आपके कंधे, मतलब आपके शोल्डर पे पड़ रही है, ये वाली लाइन जो नीचे की पड़ रही है, उसको बोलते हैं नेक लाइन एज। स्टाइल लाइन क्या होती है, ऊपर वाला एज, जो आपका ऊपर वाला पॉइंटेड एज होता है, वो होता है स्टाइल लाइन है। रोल लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो आपका नीचे की तरफ पड़ रही है, रोल लाइन का मतलब है जो ऊपर फोल्ड हो रही है। एक कॉलर कैसे बनता है, कपड़ा ऊपर होता है, वो फोल्ड होके फिर नीचे आता है ऐसे, तभी तो कॉलर बनता है, तो जो ऊपर रोल हो रहा है वो उसको बोलता है रोल लाइन, ठीक है। फॉल क्या होता है, जो आपका नीचे, फॉल इज द पोर्शन ऑफ द कॉलर दैट रन्स ऑन योर शोल्डर और चेस्ट एरिया, जो शोल्डर और चेस्ट एरिया पे आता है वो क्या होता है, फॉल होता है। स्टैंड क्या होता है, जो पार्ट कॉलर का खड़ा है वो होता है स्टैंड एरिया, ठीक है। पीटर पैन कॉलर के बारे में बता रखा है,
जैसे स्टैंड कॉलर का एग्जांपल है चाइनीज कॉलर एंड मैंडेरियन कॉलर, राइट। फॉल के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है पीटर पैन कॉलर, ठीक है। मैंडेरियन एंड चाइनीज कॉलर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द मैंडेरियन कॉलर, बैंड कॉलर होते हैं, इनको हम बेसिकली स्टैंड कॉलर भी बोलते हैं, ठीक है। What are convertible collars? Convertible collar क्या होते हैं? Convertible collar is uniquely drafted so that the garment can be styled into two distinct way. ठीक है, क्या कह रहा है कि एक जो आपका कन्वर्टेबल कॉलर होता है वो ये होता है जिससे कि वो गारमेंट दो डिस्टिंक्टिव वेज में तैयार हो सके, बटन ऑल द वे अप टू द टॉप ऑफ द नेक, ठीक है, और नेक तक पूरा का पूरा बटन होता है, उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल कॉलर, ठीक है। उसको आप अनबटन करके भी उतार भी सकते हो और वापस। तो कन्वर्टेबल का मतलब क्या है? व्हाट मेक्स अ कन्वर्टेबल कॉलर? कॉलर क्या हुआ? कन्वर्टेबल का मतलब यहाँ पे क्या है? सो दैट द गारमेंट कैन बी स्टाइल दो तरीके से, आप उसको बटन अप करके पहन लो लाइक अ क्लासिक शर्ट कॉलर, या फिर उसे अनबटन करके वो खोल के पहन लो, तो इसलिए वो कन्वर्टेबल कॉलर कहलाता है, ठीक है। सेटिन एंड रागलन स्लीव्स क्या होती हैं? ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। सेटिन स्लीव्स होती हैं, दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड कॉमन स्लीव्स जो आपको देखने को मिलती हैं, बेसिक स्लीव बाजू। रागलन स्लीव क्या होती हैं? ये आपकी डायगोनल सीम दैट रन्स अक्रॉस द अंडर आर्म, ठीक है। तो जहाँ पे आपकी जो, अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ गूगल पे सर्च करके कि व्हाट इज योर रागलन स्लीव, देखो रागलन स्लीव होती है ऊपर से ऐसे कर्व है, यहाँ ऊपर से कर्व है ऐसे, इसको बोलते हैं रागलन स्लीव। और यहीं पे अगर मैं सर्च करूं सेटिन स्लीव तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो एग्जांपल है, बहुत अच्छा फोटो बना हुआ है। सेटिन का क्या है? बिल्कुल सीधा आर्म होल है ऐसे, रागलन में आर्म होल ऐसे जा रहा है, डायगनली जा रहा है, जैसा आपका स्पोर्ट्स वेयर में दिखता है, उसको बोलते हैं रागलन। किमोनो एंड मायर स्लीव्स भी होती हैं, ये दो अलग टाइप की स्लीव्स होती हैं। किमोनो भी अगर आपको देखनी है, देखो यार बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए कि इनकेस अगर क्वेश्चन आ गया तो आप एटलीस्ट लिख पाओ, कोई क्वेश्चन फ्री में छोड़ के ना हो। किमोनो स्लीव इसलिए फोटो दिखा रही हूँ जिससे एटलीस्ट याद हो पाए। किमोनो स्लीव यहाँ से बिल्कुल खुली होती है, इलस्ट्रेशन सर्च करती हूँ इसका। ये देखो किमोनो में बाजू एकदम चौड़ी है, खुली हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं किमोनो स्लीव, ठीक है। स्लीव मैनिपुलेशन, स्लीव को बेसिकली मैनिपुलेट करने का तरीका बताया हुआ है कि आप कैसे कर सकते हो, ये आप छोड़ दो, ये डालने की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा क्या है, एक लास्ट क्वेश्चन देखो, ये इवैल्यूएशन ऑफ गारमेंट फिट नेक लाइन पे, जैसे हमने बोला कि शोल्डर पे बिल्कुल आना चाहिए, तो नेक लाइन पे कैसे आना चाहिए? नेक लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो आपका शर्ट की नेक लाइन है वो आपकी आगे से, फ्रंट से इट शुड गो डाउन, इट शुड बी डीपर देन द बैक साइड। बैक का जो गला होता है, जब भी आप शर्ट पहनते हो तो आप क्या देखते हो, जिसका गला नीचे है वो आपको कंफर्टेबल देता है। अगर मैं उल्टी शर्ट पहन लूंगी, है ना, अगर मैंने उल्टी शर्ट पहन ली तो ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा एकदम यहाँ, और पीछे से डीप डाउन होगा, तो मुझे ब्रीद इन करने में प्रॉब्लम होगी। तो फ्रॉम द फ्रंट इट शुड गो डाउन, तो यही लिखा है, अ स्टैंडर्ड ज्वेल नेकलाइन मस्ट सिट एग्जैक्टली एट द बेस ऑफ द फ्रंट लाइन, ठीक है। स्मूथ लाई वही है कि इट शुड बी कम्प्लीटली फ्लू, आपका गैपिंग होना नहीं चाहिए और एकदम स्मूथली आपकी नेकलाइन आनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस की बात कर रहे हैं, द गारमेंट शुड नॉट कॉन्स्टेंटली पुल बैकवर्ड, तो आपका प्रॉपरली ऐसा नहीं है कि आपकी जो शर्ट है वो एकदम पीछे की तरफ खिंच रही है, ऐसा नहीं, प्रॉपरली वो होना चाहिए कि वो आपकी पुल बैकवर्ड नहीं हो, ठीक है। शोल्डर इंटरसेक्शन, द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर द शोल्डर सीम मीट्स द नेकलाइन, जहाँ पे वो नेकलाइन से मिल रही है, मस्ट अलाइन परफेक्टली, जहाँ पे ये शोल्डर की जो सीम है यहाँ पे शोल्डर और नेकलाइन की जो है ये आपस में मिल रही है, ये आपस में फिट प्रॉपर होनी चाहिए, अगर ये ढंग से सिली हुई नहीं होंगी तो ये आपको दिक्कत देगी। ये 2 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, नॉट अ 5 मार्कर क्वेश्चन। बच्चों मैंने इसमें सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं आपके पैटर्न 2 के, ट्रस्ट मी। आपकी इसमें 3 ही कंस्ट्रक्शन मेन है, एक बेसिक बॉर्डराइज की आती है जो कि मैंने आपको बताया, सिंपल डायग्राम, और 2-3 पॉइंट्स डिस्क्रिप्शन लिख दोगे इनफ है। ए लाइन स्कर्ट जो आपकी 1 डार्ट और एक फ्लेयर्ड स्कर्ट का डिस्क्रिप्शन आ सकता है, यही आपकी कंस्ट्रक्शन है। बाकी कभी कभार 2 नंबर में यू लाइन बी लाइन बनाने का भी इजी तरीका बता दिया है, इसमें मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, पूरी वीडियो आप अगर ध्यान से देखोगे, और इसके डायग्राम्स आपको खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो आज अब मैंने ये वीडियो डाल दिया, आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज रात को मैं डाल दूंगी, इवन इफ मुझे नींद आ रही है, बट मैंने पूरी वीडियो आप लोगों के लिए डाल दी है, जिससे कि आप घर पे अपना अब
आज आप अपना ये थ्योरी मुझे सुनो, समझो, और जितने भी इसके डायग्राम है खुद से ड्रॉ करो। अगर आप ड्रॉ नहीं करोगे तो वहां पेपर में नहीं बन पाएंगे। तो एक बार ड्रॉ कर लो। मैंने आपको ट्रिक्स भी सिखा दी है कि अगर कभी वो आपको स्लैश एंड स्प्रेड में देता है वेस्ट टू शोल्डर करो या शोल्डर टू वेस्ट, तो जो नाम बाद में लिखा होता है उसको क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं और पीछे वाले नाम की सिल देते हैं। बेसिकली दो डार्ट बनाते हैं, वन डार्ट, टू डार्ट, कितने टाइप के डार्ट मैनिपुलेशन है सब कवर कर दिया, वन मार्कर भी कर दिया है। आई होप यू लव दिस वीडियो, एंड इफ यू लव दिस प्लीज शेयर अमंग योर एफएस स्टूडेंट जिनके पास टाइम बहुत कम है, एटलीस्ट वो ये देख के कुछ अच्छे से मार्क्स ले आएंगे, तो उनके साथ शेयर करो। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फॉर यू, यू हैव टू ट्राई बेस्ट फॉर अस। ओके, so bye bye, take care, all the best.